Good evening, everyone. Myself, Dr. Mansi Patil from Kolhapur. I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF to this wonderful series of learning Guruji Ke Saath Guruvar that we started on 2nd June 2022. So friends, this is our 58th lecture and we have one more passionate and dedicated speaker today. So Dr. Yogesh Malhotra sir from Ludhiana, Punjab. So sir has also passed from Lord Mahavira Homeopathic Medical College and he is a teacher there currently. He teaches community medicine. He is a general secretary of the group that is DARE. He handles everything about that DARE journal and DARE group. Sir runs his two clinics and sir has been called to speak on various platforms. So this is our blessing to have Dr. Yogesh sir today. So friends, let us welcome Dr. Yogesh Malhotra sir with a huge round of applause. Welcome sir, over to you. One more thing, Yogesh is very close to me. He's a brother, small brother. And he is one of the homeopaths that I am very fond of. Like I love to listen to him, and he has very deep knowledge. He is one of very sincere boys I have seen in my life. Very sincere, very subtle, and very grounded. मतलब योगेश की जितनी हाइट है माशाल्लाह उससे डबल हाइट उसकी जमीन के नीचे है. ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ. एंड उसको हम योगेश कभी नहीं बुलाते क्योंकि अभी सोशल प्लेटफॉर्म है, वरना मैं तो योगी बुलाता हूँ. ही इज darling younger brother to us, like son, like small brother. God bless you, Yogesh. Over to you, Peter. I would love to listen to you. Thanks, sir. Thanks, sir. Thanks a lot, sir. Yes, sir. So आज का टॉपिक जो है दैट इज ब्रिज करना है ऐसी चीजों को जो हमें लगती हैं कि ऑपोजिट लाई करते हैं, पर ऐसा है नहीं. तो इसमें जैसे अभी सर ने बताया मेरे फादर के केस में ना, तो सर ने क्या बोला कि उन्होंने क्या पिक किया, पैथोलॉजी को पिक किया कि प्लम्बम और ऑरम, इनमें देर इज ए टेंडेंसी फॉर अर्ली डिजेनरेशन. सो दिस अंडरस्टैंडिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वेन एवर वी गेट फिक्स टू वन थिंग, आइदर माइंड और पैथोलॉजी, अगर मैं कहूँ कि मैं सिर्फ पैथोलॉजी को देखूंगा देन आई विल मिस द केसेस जो माइंड पर हैं. अगर मैं कहूंगा कि मैं सिर्फ माइंड को देखूंगा आई विल मिस द केसेस जो पैथोलॉजी पर हैं. सो सबसे बेस्ट क्या रहता है कि हम टुगेदर लेके आए उसको. और फिर क्या रहना चाहिए हमारा बेस प्रिस्क्रिप्शन का? तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन का बेस रहना चाहिए पेशेंट क्या डिमांड करता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट कहाँ पर है, पेशेंट पैथोलॉजी पर है या पेशेंट माइंड पर है, कि पेशेंट फॉर एग्जांपल समटाइम इमोशनल पर है या पेशेंट परसेप्शन पर है और पेशेंट उससे भी डीपर है. उससे डिसाइड होना चाहिए कि हमने क्या वे यूज करना है. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि हमें ओवरऑल स्टेट कल्केरिया की लग रही है, पर हमें मालूम है कि कल्केरिया की जो पैथोजेनेसिस है, जैसे कल्केरिया सेल्फ भी एब्सेस कॉज करता है, पर वो बड़े बड़े एब्सेस जिसमें पस और ब्लड, जैसे लास्ट टाइम हमने केस में बताया था कि पस प्लस ब्लड, उस केस में कल्केरिया सेल्फ बहुत अच्छा वर्क करेगी अगर कल्केरिया का कॉन्स्टिट्यूशन है साथ में. मगर अगर सपोज वही पेशेंट आपके पास आया, वो कह रहा है कि उसके जो शिन बोन है उसके ऊपर छोटे 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 इरप्शंस हैं और बहुत पेनफुल इरप्शंस हैं, राइट. जहां हर वो एरिया जहां पर स्पेस कम है, मतलब जहां पर स्किन और पेरियोस्टियम के बीच में जगह नहीं है. अब अपने ईयर कैनाल देख लो, नोज के अंदर देख लो, शिन बोन देख लो, और इधर अपने पेल्विक एरिया में देख लो, वहां पर वो स्पेस बहुत कम है. ये स्पेसिफिक अफिनिटी है कल्केरिया पिक्रिकम की. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे उसको समझोगे. अगर ये समझोगे तो आपके रिजल्ट्स जो बेटर हो जाएंगे. सो आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स कि कैसे देख सकते हैं. जस्ट ए मिनट, मैं शेयर करता हूँ.
अब एक बार मुझे बताओ, जो स्क्रीन है वो विजिबल है? Yes, यस sir. सर। Yes. राइट। सो हम इसी अंडरस्टैंडिंग को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम ब्रिज कर सकते हैं। पर सारी की सारी प्रॉब्लम ये आती कहाँ से है, ये कंफ्यूजन आता कहाँ से है? हम देखते हैं कि समटाइम्स देर इज इतना स्ट्रांग होता है कि नहीं, ओनली माइंड इज इंपॉर्टेंट, समबडी से ओनली फिजिकल इज इंपॉर्टेंट और पैथोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। ये प्रॉब्लम कहाँ से है? ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज यू कैन आई थिंक सी मी, मैं और पीछे करता हूँ। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक सुपर पावर दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैंने कीज पकड़ी, राइट, और मैंने इसको ऊपर थ्रो किया और मैंने कैच किया। अब देखो फिर दोबारा से, आई एम हैविंग ए पावर कि अगर मैं कोई भी चीज ऊपर थ्रो करता हूं वो चीज मेरे पास वापस आती है। मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं, आई एम हैविंग पावर। मैं फिर दोबारा से करता हूं, ये देखिए, मैं कुछ भी फेंकूं वो चीज मेरे से अट्रैक्ट होके मेरी तरफ वापस आती है। अब आप लोग हंस सकते हो इससे ना, कि हाउ सिली इट इज, कि दिस इज कमिंग बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एंड नॉट बिकॉज ऑफ माई पावर। ऐसा है कि नहीं? आपको लगेगा ना कि यार ये क्या बात कर रहा है। ऐसी ही बात हम करते हैं कि जब हम होम्योपैथी के बारे में बात करते हैं, इस पे तो हमें हंसी आती है, पर हमें कभी इस बात पे नहीं हंसी आती जब हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल माई रूब्रिक अंडरस्टैंडिंग इज वर्किंग इन द केस, जब मैं कहता हूं माई की नोट इज वर्किंग इन द केस, जब मैं कहता हूं माई सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द केस और माई सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द होम्योपैथी इज वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर केसेस, और मेरे इस सिस्टम के रिजल्ट हैं, क्योंकि रिजल्ट सिस्टम के नहीं है। रिजल्ट सिर्फ एक बात के हैं, दैट इज सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। अगर वो है तो रिजल्ट है, अगर वो नहीं है तो रिजल्ट नहीं है। तो सपोज अगर आपने कोई भी केस को ठीक किया है, अगर किसी भी केस में आपको रिजल्ट मिला है, उसका रीजन सिर्फ एक है कि उसने, उस मेडिसिन ने प्रूविंग के अंदर वो सिम्टम को प्रोड्यूस किया होगा। अगर ऐसा नहीं है, वो नहीं ठीक करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ हमने क्या हाइपोथेसिस लगा के उसको कौन से मेथड से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। दिस आई नो फ्रॉम माई हार्ट, डीपेस्ट ऑफ माई हार्ट। और चाहे इसकी, अब इसकी बात क्या है कि चाहे हमें पता है या नहीं पता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं केस का। देखो एक पेशेंट आया, राइट। अब वो लेडी थी, उसको कैंसर था, थ्रोट के अंदर कैंसर, इतना ज्यादा वो कैंसर ग्रो कर चुका था, पर पानी भी बहुत डिफिकल्टी से पी पाती थी। व्हेन शी केम, उसने क्या बोला, मैंने उसको बोला आपको क्या प्रॉब्लम आ रही, तो वो बोले कि ये देखो मेरे गले पे ऐसा कैंसर हो गया, ये हो गया हुआ है, और मैं ना कुछ खा पाती हूँ ना पी पाती हूँ, और मुझे पता है कि आप मुझे ठीक कर लोगे। तो मैंने कहा आपको मालूम है कि आपको क्या है? वो कहती है यार यस मुझे मालूम है कि मुझे कैंसर है, लास्ट स्टेज है, और डॉक्टर ने मुझे 2 महीने का बोला है कि ये 2 महीने से ज्यादा आपका नहीं करेगा, पर मुझे मालूम है कि आप मुझे ठीक कर लो। तो आपको क्या लगता है? और मैंने उसको पूछा कि पेन कैसी होती है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने पूछा पेन कैसी होती है और क्या चीजें, नेचर क्या है, स्वभाव क्या है। कुछ नहीं मिला, ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिला जिसमें मैं प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ। पर ये स्टेट ऑफ द पेशेंट अपने आप में बहुत पिक्यूलियर है, राइट। अब यही पेशेंट फॉर एग्जांपल आके बोले कि मुझे जुकाम है और मुझे पता है आप ठीक कर लोगे, राइट। या ये पेशेंट को मालूम ही नहीं है इसको कैंसर है और ये आपको कह रहा है कि ठीक कर लोगे, इन सब में फर्क आ जाएगा। और इस पेशेंट में क्या बोल रहा है कि मुझे मालूम है कैंसर है, पर मुझे है कि आपकी दवा से मैंने ठीक हो जाना है। नाउ दिस सिम्टम, चाहे ये माइंड का सिम्टम है, चाहे ये सिंगुलर है, पर ये अपने आप में इतना पिक्यूलियर और स्ट्रांग है कि ये रिजल्ट देने वाला है। और आप सबको मेडिसिन पता होगी कौन सी है, कौन सी मेडिसिन है इसके लिए? एनीबडी? Econite. एकोनाइट, यस। और अब देखो एकोनाइट की स्टेट में क्या आने वाला है, एकोनाइट की स्टेट में फियर आने वाला है। यहाँ पर इतनी कंपोजर है और इतनी रियलाइजेशन है कि कोई इशू ही नहीं है, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है, मैंने ठीक ही हो जाना है। कार्सिनोसिन, कार्सिनोसिन, वाई कार्सिनोसिन? हाई स्पिरिटेड, होपफुल। हाई स्पिरिटेड, होपफुल, यस। अब इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर लो, हाई स्पिरिटेड और होपफुल। होपफुल का एक सब रूब्रिक है जो हम सब यूज करते हैं, Hopeful recovery. या होपफुल ऑफ रिकवरी। अब होपफुल ऑफ रिकवरी उस केस में नहीं लगेगा जहां पर एक इतनी सिंपल सी प्रॉब्लम है जो मुझे मालूम ही है ठीक हो जानी।
होपफुल ऑफ रिकवरी तब इंपॉर्टेंट होएगा जब हमें दिख रहा है, हमें लग रहा है ये ठीक होने वाला नहीं है, और वो कह रहा है नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा। सो वो सेंगुनेरिया 30 देने के बाद बेटर होते होते वो अप्रोक्सीमेटली 2 साल तक लेडी सरवाइव की, और परफेक्टली फाइन, खाना पीना भी बेटर हुआ, वो पूरा गया नहीं, पर हमने उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और उसकी जो पेन है वो इंपॉर्टेंट हो गई। अब यहां पर जो प्रिस्क्रिप्शन थी वो टोटली ऑन द मेंटल सिम्टम थी। कारण क्या था? कारण ये था जो सेंटर ऑफ पैथोलॉजी है वो माइंड पर था। मतलब जो अनकॉमन रेयर पिक्यूलियर जो उसकी वाइटल फोर्स दे रही है वो माइंड के ऊपर दे रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यहां पर कुछ डाउट है? No, no, very fantastic thing. राइट। अब दूसरा एग्जांपल देता हूं। आपके पास पेशेंट आया, सपोज वो कहता है कि मेरे ब्लडर में स्टोन है। राइट। वो कहता है कि मेरे ब्लडर में स्टोन है, मैं इधर से पास कर रहा था तो मुझे याद आया कि मेरे दोस्त ने बोला था कि आपकी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है बहुत अच्छा वर्क करती है, तो इसीलिए मैं होम्योपैथिक मेडिसिन लेने आपके पास आ गया। अब वो, मैंने उसको पूछा कि और क्या सिम्टम्स हैं, कि सिम्टम नहीं, सडन पेन होती है, फिर एकदम से ठीक हो जाती है, मैं जब पेन होती है तो मैं कोई ना कोई इंजेक्शन या मेडिसिन ले लेता हूँ, पर ये स्टोन पास नहीं हो रहा है, तो मेरे डॉक्टर ने बोला है कि इसको ऑपरेट करवा लेना चाहिए। तो इस केस में हम कैसे सोच सकते हैं? वेरी सिंपल रेमेडी है, बेलेडोना सर। बेलेडोना। वाई बेलेडोना? इस फ्रिवलेस जब तकलीफ होती है तभी वो मेडिसिन लेने के लिए आ जाता बिल्कुल है। एग्जैक्टली, हाँ हाँ। इज नॉट और कंसर्न्ड उसके अबाउट द साथ, पेन। हाँ हाँ, और उसके साथ एक और सिम्टम है, हम एक और सिम्टम लेते हैं ना इसमें। इंडिफरेंस टू किस, रिकवरी। हाँ, और साथ में क्रॉस कर रहा था और आपके पास आ गया। क्रेडुलस है ना। हाँ 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 हाँ। ठीक है। अब ये बात एक समझो एक बात इस चीज को। अब क्या है कि क्या इसमें जो माइंड का सिम्टम था इतना पीक्यूआरएस स्ट्रांग था जैसे पिछले केस में था? हाँ ना बोलो एक बार। हाँ हाँ, क्या नो। इतना स्ट्रांग था? नहीं। नो। इंडिफरेंस इतना नहीं था ना। और पिछले केस में और इसमें फर्क में यही है, पर इस केस में जब हम बेलेडोना देंगे, बेलेडोना वर्क करेगी और स्टोन निकल जाएगा। अब हमें क्या लगेगा? हमें लगेगा स्टोन क्यों निकला है? स्टोन इसलिए निकला है क्योंकि मैंने क्या लिया गया, अनकॉन्शियस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग, इंडिफरेंस टू पेन, और ये सारा कुछ हम सिम्टम्स कंसिडर करेंगे और हम नेक्स्ट केस में इसको अप्लाई करेंगे, ये बिना जाने कि बेलेडोना ने वर्क क्यों किया होगा। बेलेडोना ने वर्क इसलिए किया है क्योंकि स्टोन ब्लेडर में है और ये उसकी एफिनिटी है। क्योंकि बेलेडोना वर्क ऑन द विच, कौन से मसल है जिसपे बेलेडोना की एफिनिटी है, वर्क किस पे करती है, मालूम है किसी को? एनीबडी? बेलेडोना वर्क करती है सर्कुलर मसल्स, और जो हमारे स्फिंक्टर्स होते हैं ये सर्कुलर मसल्स होते हैं, और वहां पर इसलिए जो थेरेपेटिक प्रिस्क्राइबर्स होते हैं वो बेलेडोना वहां पर यूज करते हैं क्योंकि उसकी इफिनिटी है। सो जब भी कोई केस ठीक हो आपको वापस जाना चाहिए और देखना चाहिए एक बार कि क्या इस केस में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने मिस की है, और इस केस में थी, देन वो केस आपको टीच करेगा टू द नेक्स्ट लेवल, अगले तक। तो ऑर्गन इन्फिनिट, अब बेसिकली यहाँ पर बेलोडोना ने वर्क इसलिए नहीं किया है वहां पर क्योंकि वो जो सिम्टम माइंड का है वो इतना पिक्यूआरएस स्ट्रेंज और वो पिक्यूलियर नहीं था, पर स्टिल हम यहाँ पर एक तरह से वो हो जाएंगे, बायस्ड हो जाएंगे, क्यों? हमें लगेगा कि बेलोडोना ने उस सिम्टम पे काम किया, बल्कि बेलोडोना वर्क ड्यू टू हिज एफिनिटी ऑन द सर्कुलर मसल, और ये स्टोन निकल जाएगा। आप यूज करके देखना क्लिनिक पर। अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं मिलता है, मैं फिर बोलता हूँ, अगर आपको कुछ पिक्यूलियर, सपोज आपको इसमें कोई बहुत पिक्यूलियर सिम्टम मिल जाए, बहुत पिक्यूलियर, तो आप उसको यूज कर सकते हो। नहीं तो अगर वो नहीं मिलता है तो आप लोअर लेवल पर आके सिंपल पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन जो है वो कर सकते हो बेलेडोना, और आपको देखोगे कि वो स्टोन बहुत इजीली वहां से निकल जाएगा, क्योंकि वो जो सर्कुलर मसल्स है बेलेडोना उसको रिलैक्स करती है। आर यू विद मी? yeah, yeah, इज Yes. इट yeah, right. मेकिंग सेंस? Yeah, yeah, of Yes. course. राइट। अब देखो, देयर इज अ थर्ड केस। ये थोड़ा सा वीडियो है, अगर देखो आपको दिख रहा है तो देखो।
अब देखो क्या हो रहा है इसको, कैसे देख सकते हैं इसको। अब पेशेंट ने हमें वीडियो बना के भेज दी कि उसको क्रैम्प आ रहा है बेसिकली, राइट। अब पैथोलॉजी, एक तो पैथोलॉजी होगी, क्या क्या पैथोलॉजी हो सकती है? क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या हो रहा है देखो एक बार। अब इन केसेस में मैं कैसे देखता हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ, मैं ओवरऑल केस पेशेंट को अच्छे से सुनता हूँ, देन मैं देखता हूँ कि इसकी मेन एरिया जो इन्वॉल्वमेंट है इस समय कहाँ पर फोकस है। अगर उसका फोकस सिर्फ पैथोलॉजी के ऊपर है, दैट इज डिस्टर्बिंग, और मेरे को कोई एसोसिएटेड अनकॉमन रेयर पिक्यूलियर ऑन द मेंटल लेवल और एट द फिजिकल जर्नल लेवल मुझे इतना स्ट्रांग नहीं मिलता, देन मैं सिर्फ पैथोलॉजी, फिर मैं बाकी छोड़ दूंगा। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने वाली। अब मेरे मेरे को सभी एक बात बताओ, आप में से कौन है ऐसा जिसमें एंगर नहीं है? आप में ऐसा कौन है जिसमें जेलसी नहीं है? आप में ऐसा कौन है जो कभी रोता नहीं है? और आप में ऐसा कौन है जिसे कंपनी पसंद नहीं है? और ऐसा कौन है जिसको कभी ऐसा लगा हो मुझे किसी से बात नहीं करनी और मेरे को कोई मत बुलाए? कौन है जो इरिटेबल नहीं है? कौन है? अब जितने भी ये हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, इससे फ्री कौन है? कोई है फ्री आप में से? कोई है? नहीं। नहीं है ना। तो मतलब बिल्कुल ये नहीं। सारे सिम्टम्स जिसको हम मेंटल सिम्टम्स बोलते हैं, ये सिम्टम्स हम सब में होंगे कि नहीं होंगे? हम्म, हर टाइम होंगे। पर वो, अगर हमने उस मेंटल सिम्टम को यूज करना है, इट शुड बी प्रेजेंट, इट शुड बी परसिस्टेंट, इट शुड बी प्रेडोमिनेंट। वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो उसकी लाइफ को गवर्न कर रहा हो। अगर वो परसिस्टेंट नहीं है और उसकी लाइफ को गवर्न नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है? हम वीक मेंटल ले रहे हैं। और आप अपनी क्लिनिक में वापस जाना और वो केसेस देखना जो रिस्पॉन्ड नहीं किए हैं, उन केसेस में आपने वीक मेंटल्स लिए होंगे। और क्यों लेते हैं वीक मेंटल्स हम? वीक मेंटल्स और वीक फिजिकल और वीक फिजिकल जर्नल, ये नहीं है कि सिर्फ मेंटल की बात हो रही है, फिजिकल जर्नल भी वीक लिए जा सकते हैं। अगर सपोज मैं बायस्ड हूं और मैं लिमिटेड हूं इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल मीठा अच्छा लगता है या नमकीन अच्छा लगता है, तो अगर तो पेशेंट बोलता है कि मीठा, मीठा डॉक्टर साहब मेरे को मीठा बहुत पसंद है, चाशनी वाले रसगुल्ले मैं छोड़ ही नहीं सकता, दिस इज द इंटेंसिटी अगर आपने ये सिम्टम लेना है। और अगर पेशेंट कहता है नहीं मीठा भी खा लेता हूँ, नमकीन भी खा लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, देन ये सिम्टम थोड़ा सा अब शेकी हो गया। और अगर आपको ये पूछना पड़ रहा है कि अगर आपके सामने दो प्लेट पड़ी हुई हो, एक में मीठा एक में नमकीन, कौन सा लियोगे, इसका मतलब आप डफर हो भाई। आपको ये समझ नहीं आ रही है कि ये सिम्टम आप क्रिएट कर रहे हो। और आप क्रिएट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको अदर वेज नहीं आते हैं केस एनालिसिस करने के। एंड दैट इज व्हाई यू शुड बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल टू अंडरस्टैंड दैट कि कितना स्पेसिफिक। मगर अब देखो, दूसरी तरफ अगर एक पेशेंट ये भी कह सकता है कि मुझे जितना मीठा पसंद है उतना ही नमकीन पसंद है, ये अपने आप में एक की नोट हो गया। ऐसे ही एक पेशेंट कह सकता है कि मुझे खट्टा मीठा इकट्ठा पसंद है, अब ये मेडोराइनम का की नोट है, राइट। सॉल्ट और शुगर अर्जेंटम नाइट्रेट का की नोट है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मेंटल पर जेलसी इंपॉर्टेंट तभी है अगर जेलसी इतनी स्ट्रांग है कि अगर उसकी लाइफ को गवर्न कर रही है, राइट। ऐसे ही पैथोलॉजी, अगर पैथोलॉजी बहुत स्ट्रांग है तो क्या होएगा? बाकी की सारी स्टेट एट द फिजिकल जर्नल लेवल आपके लिए अनअवेलेबल हो जाएंगी। अगर ऐसा है तो आपको सिर्फ फोकस करना चाहिए पैथोलॉजी पर। अब जैसे इस पेशेंट में इसको क्रैम्प्स आ रहे हैं, अगर देखो कौन सी फिंगर्स में क्रैम्प्स आ रहे हैं, उसको इस फिंगर्स में क्रैम्प्स आ रहे हैं, राइट। अब मेरे पास इसकी और इंफॉर्मेशन, ये आप बिलीव कर सकते हो, अगर मैंने इसको प्रोब किया होगा तो इसको बाई हार्ट प्रोब किया होगा फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए अच्छे से प्रोब किया होगा। उसके बाद अगर मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो मैं इसको यूज करूंगा पैथोलॉजी को। अब इसको कैसे यूज करूंगा? जब इसको यूज करूंगा देन मैं उसकी वीक मेंटल या वीक फिजिकल जर्नल बीच में ऐड नहीं करूंगा। तब मैं इस पैथोलॉजी को अंडरस्टैंड करूंगा बाय द आई ऑफ ए पैथोलॉजिस्ट। मतलब कि अगर यहाँ पर इन दो फिंगर्स में क्रैम्प आ रहा है तो मैं ये देखूंगा कि इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, ये क्यों क्रैम्प्स आ रहे होंगे, क्या रीजंस हो सकते हैं इस क्रैम्प्स के। देन आई विल अंडरस्टैंड कि ये जो दो फिंगर्स है इनको अल्नर नर्व सप्लाई करती है और इसको क्या सप्लाई करती है?
कौन सी नर्व सप्लाई करती है इनको? रेडियल। रेडियल 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 नर्व, रेडियल सप्लाई करती है। इसका मतलब मुझे ऐसी रेमेडी चाहिए जिसकी एफिनिटी रेडियल नर्व के ऊपर हो। ऐसी कौन सी रेमेडी है? और दूसरी चीज उसमें क्या होनी चाहिए? उसमें क्रैम्प्स होने चाहिए। तो आपको एक रेमेडी ढूंढनी है जो रेडियल पर वर्क करती हो और साथ में उसकी एफिनिटी फॉर क्रैम्प्स हो। राइट? अब जैसे नमनेस अगर हो रही है, सिंपल नमनेस, वी ऑल नो दैट इज, अगर ये अल्नर नर्व में नमनेस है तो कालमिया इज द रेमेडी। अगर रेडियल में है तो रेमेडी एसिड फॉस है। राइट? राइट? पर आपने ये अब ढूंढना जाके, मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको फिर मैसेज में अगली क्लास में बताऊंगा कि ऐसी कौन सी रेमेडी है जो स्पाज्म प्रोड्यूस करती है और इस एफिनिटी को रखती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ आया कि किसी को कुछ डाउट है? मुझे पूछो एक बार जरा, क्योंकि दिस अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैन यू प्लीज रिपीट द रेमेडीज विथ रेडियल एंड अल्नर? रेडियल के लिए जो रेमेडी अगर आप पढ़ोगे उसको, फॉर एग्जांपल अगर रेमेडीज पढ़ते हो आप रेडियल में, रेडियल में आएगी एसिड फॉस। पर वो एसिड फॉस नंबनेस प्रोड्यूस करती है, स्पैजम्स नहीं, तो इसलिए ये वर्क नहीं करेगी यहाँ पर। राइट? और ऐसे ही जो अल्नर के लिए वो है कालमिया। अब स्पाज्म के लिए कौन सी रेमेडी है, ये आपका होमवर्क है कि कौन सी रेमेडी है जो स्पाज्म प्रोड्यूस करती होगी। सो जब आप पैथोलॉजी को इस्तेमाल करोगे देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसकी पैथोजेनेसिस क्या है। सपोज पेशेंट आपका, आपने ओवरऑल केस लिया, आपको नक्सवामिका जैसा दिखता है। मैं नहीं कह रहा कि नक्सवामिका है, मैं कह रहा हूं नक्सवामिका जैसा दिखता है, और आपने उसको नक्सवामिका दिए, ही इज नॉट गेटिंग बेटर, वो ठीक नहीं हो रहा। राइट? देन आपका माइंड उस हिसाब से चलना चाहिए कि इसमें ऐसी कौन सी सिम्टम्स हैं जो आपको नक्सवामिका जैसे दिखते हैं। तो आप देखते हो यार इसमें स्पैजम्स बहुत ज्यादा थे इस पेशेंट में, स्पाज्मोडिक कंट्रेक्शंस हैं और स्पाज्मोडिक इश्यूज हैं। तो आपका माइंड उस समय चलना चाहिए कि रादर देन गिविंग नक्सवामिका आई शुड गिव, इसको क्या देना चाहिए मेरे को, नक्सवामिका की जगह कौन सी रेमेडी देनी चाहिए? अगर स्पाज्म ही पूरा केस हो, यानी कि उसकी पैथोलॉजी में स्पैज्म ही स्पैज्म है और उसका कॉन्स्टिट्यूशन नक्सवामिका लाइक है, तो ऐसी कौन सी रेमेडी है जो मुझे देनी चाहिए? अगर नक्सवामिका होता तो नक्सवामिका वर्क करती, उसमें इरिटेबिलिटी होती, उसमें इनफेक्चुअल डिजायर फॉर अर्जिंग होती स्टूल के लिए, ये सिम्टम मिसिंग है। पर बाकी की चीजें जो है वो नक्सवामिका जैसी हैं। स्ट्रिक्निन टिचनी है, यस, द अल्कलॉइड ऑफ नक्सवामिका। सो ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे, फॉर एग्जांपल, जो ओवरऑल रेमेडी है उससे जो उसके अल्कलॉइड्स हैं, जहां कोई ऐसी रेमेडी जो स्पेसिफिक है उस चीज के लिए, वो आपको मालूम होनी चाहिए जब आप पैथोलॉजी से डील करते हो। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप पैथोलॉजी से डील करो, कि अगर वो आप पैथोलॉजी कवर नहीं करते हो या पैथोजेनेसिस कवर नहीं करते हो, इन केसेस जहां पर अनकॉमन, रेयर, पिक्यूलियर एट द मेंटल लेवल अवेलेबल नहीं है, वहां पर आपका पेशेंट ठीक नहीं होएगा, वो वापस जाने वाला है। आप अपनी क्लिनिक पर जाना और देखना कौन कौन से पेशेंट वापस गए हैं, आपको वो मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि ऐसा है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो ये रिपोर्ट पढ़ो पेशेंट की। मेरे पास ये पेशेंट आया, इज इन ए वेरी सीवियर कंडीशन, इसको बहुत पेन थी लिवर एरिया में, और ये सेड कि अनबियरेबल पेन है, बिल्कुल अनबियरेबल, और पेन इतनी ज्यादा है कि वो सब कुछ करवा रहा है और पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। वो कहता है मैंने मेडिसिन भी, इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स, मैंने सब कुछ लिया, पर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो वर्क कर रही है। और उसके इसमें क्या है, रिपोर्ट में क्या है, लिवर पेनकिमल डिजीज ये आई साथ में, ये सारा, और साथ में क्या आया, सेकेंडरी टू, साथ में उसकी जो बिलरी रेडिकल्स हैं वो सारे के सारे, सीबीडी भी इनलार्ज, ये सब कुछ इनलार्ज है। अब जब मैंने ओवरऑल इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, अगेन मुझे मेंटल के ऊपर, जहां परसेप्शन लेवल के ऊपर ऐसा कुछ नहीं इंफॉर्मेशन मिली जो मैं कह सकता हूं कि इट इज अनकॉमन, रेयर, पिक्यूलियर, कि ये ऐसी बात थी जो मैंने किसी और दवा में नहीं देखी। जब मुझे ऐसा हो जाए कि ऐसी बात मुझे नहीं मिली है तो मैं नीचे के लेवल पर आ जाता हूँ और ऊपर की इंफॉर्मेशन को छोड़ देता हूँ। अब इस केस में क्या है, अब इस केस में क्या था, उसको पेन थी तो मैंने उसको, अब मुझे क्या है, इस केस पे मुझे उसकी पेन को समझना है। अगर मैं उसकी पेन को भी समझ लूंगा तो मैं उसके ओवरऑल को समझ सकता हूं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी प्रॉब्लम क्या आती है, हमने क्या बना दिया हुआ है,
हमने बताया बनाया हुआ है माइंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल। पर एक ही माँ के दो बच्चे हैं, एक ही वाइटल फोर्स से दोनों चीजें आती हैं। हाउ इट इज पॉसिबल कि माइंड इंपॉर्टेंट हो जाएगा या फिजिकल इंपॉर्टेंट हो जाएगा? ये पॉसिबल नहीं। दोनों सेम एनर्जी के डिस्टरबेंस से आती हैं। इंपॉर्टेंट क्या होगा? इंपॉर्टेंट होएगा जो पेशेंट है आपका, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। अगर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी माइंड पर होएगी तो वो अनकॉमन, रेयर, पेक्यूलियर माइंड पे देगा। अगर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिजिकल पर होएगी तो अनकॉमन, रेयर, पेक्यूलियर आपको उसकी पैथोलॉजी में मिलेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है। तो जब ऐसा केस आ जाएगा तो आपको उसकी पैथोजेनेसिस, उसकी पैथोलॉजी, उसकी पेन, उसकी टाइप, उसकी मोडेलिटीज, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हो तो आप उसको प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पाओगे, राइट। और उसके साथ साथ आपको वो रेमेडीज भी पता होनी चाहिए जो स्पेसिफिक है उस चीज के लिए। यहाँ पर कोई रेमेडी है जो लिवर के लिए भी स्पेसिफिक है और पेन के लिए इतनी स्ट्रांग है कि उसमें हेल लाइक पेन है? ऐसी दवा का नाम मालूम है किसी को? मर्कसॉल। मक्सॉल और चेलिडोनियम। चेलिडोनियम। चेलिडोनियम कैसे? ये बाइल डक्ट पे भी काम करती है और पेन के लिए भी बाइल काम डक्ट पे करती है। काम करती है और पेन के लिए भी काम करती है। अब देखो, किसी ने ट्राई नहीं किया होगा। चेलिडोनियम कौन सी डायस्कोरिया फैमिली को बिलोंग करती है? चेलिडोनियम के सर साथ वाली और सी नक्सवाम दवा कौन सी? का। नक है? नक्सवाम का सर। नक्सवाम का। नक्सवामिका? नहीं, सेम फैमिली की नहीं है। और चेलिडोनियम बिलोंग्स टू पेपरवेरेसी फैमिली। इसके साथ पता है कौन सी दवाई आती है? मॉर्फिन। अगर आप मॉर्फिन, कौन एलोपैथी में मॉर्फिन कहाँ यूज होती है? मॉर्फिन कौन यूज करता है? पेन किलर यस। सीवियर। पेन पेन के लिए। हाँ, पेन किलर। कौन सा पेन किलर? वॉर में जो पेन किलर यूज होता है, सिंपल पेन किलर नहीं। या हाँ, जो एम्पुटेशन या वॉर में वैसा कुछ रहेगा तभी। एम्पुटेशन होगी वहां पर, मतलब इट इज अ रेमेडी फॉर एक्यूट एक्यूट एक्यूट, इतनी पेन की जो बर्दाश्त नहीं की जा सकती और जो आपकी जान ले सकती है। अगर आप वो सारी की सारी फैमिली पढ़ोगे चेलिडोनियम वाली, उसमें सारी जो रेमेडीज आपको मिलेंगी सारी ही ऐसी हैं जिसमें पेन अनबियरेबल है। तो आप अपनी क्लिनिक पर इसको यूज करके देखना। अगर आपको कोई मेंटल स्टेट नहीं मिलती है, आपको कुछ पेक्यूलियर नहीं मिलता है, सिर्फ पेन है और हेल लाइक पेन है, तो आप चेलिडोनियम यूज करके देना। देखना एक बार, आपको उसमें रिस्पॉन्ड मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका जर्नल करेक्टर है। पर अब यहां पर इस केस में पेशेंट में क्या सिम्टम था? वो कह रहा था कि मुझे पेन कब होती है? जब मैं खाना खाता हूं, राइट। तो नेचुरली हम इसका रुब्रिक ले सकते हैं, पेन आफ्टर एग्रेवेशन आफ्टर ईटिंग। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं। यस सर। अब जब मैंने उसको दोबारा से पूछा, मैंने कहा कि अब आपका माइंड जब अगर पैथोलॉजी पर वर्क करना है तो आपको छोटी 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 डिटेल्स पिक करनी बहुत जरूरी है। तो मैंने उसको पूछा कि क्या खाते हो तो पेन होती है? देन ही सेड गिव मी वन वेरी गुड इंफॉर्मेशन। वो कहता है कि अगर मैं थोड़ा सा खा लूं, अगर मैं लिक्विड ले लूं तो मुझे पेन नहीं होती। क्योंकि मैं क्या सस्पेक्ट कर रहा हूं? मैं उसकी गैस्ट्रिक पैथोलॉजी सस्पेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि तब तक मेरे पास ये रिपोर्ट नहीं थी। वो मुझे कह रहा था कि मेरे बहुत स्ट्रांग पेन है जो ठीक नहीं हो रही, रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा। तो अब यहां पर उसके बहुत स्ट्रांग पेन है, मुझे लगा शायद गैस्ट्रिक पैथोलॉजी होगी। देन वो उसने बोला कि अगर मैं थोड़ा सा खा लूं, मतलब एक ब्रेड का पीस ले लूं, साथ में दूध ले लूं, मेरे को पेन नहीं होगी। मगर अगर मैं स्टमक फुल खाता हूं, अगर मैं खाता हूं कि जो मैंने दो चपाती और सब्जी खा ली है, तो मेरी इतनी अनबिरेबल पेन होती है, मेरे से कंट्रोल नहीं होगी। अब इसको कैसे अंडरस्टैंड करोगे? एनीबडी? एनीवन? एनीवन हैविंग एन आइडिया? कोई है कि सारे सो गए? घर पे कोई है? है। कहाँ है? आवाज तो आ नहीं रही किसी की। चैट पे किसी अरे, ने लिखा है। लेकिन अरे मेरी चैट खोलनी नहीं आती, मैं इतना वो नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही चैट कहाँ गई। कौन सी रेमेडी लिखी है?
नहीं, रुब्रिक सिम्टम लिखा है कि फुल मील कॉजेस पेन। हाँ हाँ हाँ, क्या लिखा? फुल मील कॉजेस पेन। कॉजेस पेन, राइट। कौन कौन सी रेमेडीज हैं इसमें जिसने नहीं, लिखा है, मैंने ऐसे बताइए थोड़ा। रुब्रिक नहीं देखी, मैंने तो सिम्टम ओके ओके बताया ओके, जैसा। राइट राइट। अब देखो इसमें क्या है। अब मुझे तब क्या लगा, मुझे लगा कि ये क्या बात है कि अगर अगर स्टमक फुल होती है तो पेन होती है, अगर थोड़ा खाती है तो पेन नहीं होती। इसका मतलब गैस्ट्रिक पैथोलॉजी नहीं है, स्टमक में कोई इशू नहीं है। अगर स्टमक में होता थोड़ा खाने पे भी, अगर कोई अल्सरेशन है या कोई और कॉम्प्लिकेशन है तो थोड़ा सा खाएगी तो प्रॉब्लम होगी, राइट? ऐसा है कि नहीं है? इसका मतलब देयर इज समथिंग एल्स। तो स्टमक के, देन मेरा माइंड ने कहा कि स्टमक के इमीडिएटली पीछे क्या पड़ा हुआ है? स्टमक पैंक्रियास। के इमीडिएटली पीछे क्या है? पैंक्रियाज। उसके साथ क्या है? गॉल डिओडिनम। ब्लैडर है। लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर, लीवर का लेफ्ट लोब इमीडिएट पीछे पड़ा हुआ है उसके। तो वो क्या कह रहा है, जब फुल डिस्टेंशन होती है तो उसको स्वीयर पेन होती है। तो मुझे वहां से डाउट हुआ, मैं क्या, तू मुझे अल्ट्रा अपनी जो इन्वेस्टिगेशन करवाई है तो मुझे वो भेज। देन उसने इसमें भेजा, तो अगर इसमें देखोगे आपका कि उसका जो लेफ्ट लोब है वो इनलार्ज है कि नहीं? अब यहाँ पर मुझे क्या रेमेडी चाहिए? अब मैं अगर स्टमक को ही ठीक करता रहूंगा, जहां अगर उसके पेन के सिम्टम को करूंगा, अब यहाँ पर ये सिम्टम पेन एग्रवेशन ऑन ईटिंग इररिलेवेंट है। यहाँ पर ये वर्क नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि ये एक वहां पर मैकेनिकल इरिटेशन हो रही है जिसके कारण पेन हो रही है। तो यहाँ पर ये सिम्टम नहीं ले सकते, इसके बावजूद कि ये सिम्टम एग्जिस्ट कर रहा है अगर सुपरफिशियली देखेंगे, पर वैसे ये नहीं सिम्टम। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि क्या है प्रिस्क्रिप्शन के लिए और क्या नहीं है। तो अब क्या है, मेरे पास कोई मेंटल सिम्टम नहीं है, मेरे पास कोई और चीज नहीं है, मेरे पास सिर्फ पैथोलॉजी है। देन मैं सिर्फ इसी पे यूज करूंगा। देन आई विल ट्राई टू फाइंड अ रेमेडी जो लेफ्ट लोब ऑफ लिवर पे वर्क करती हो, राइट? तो दो, अब चेलिडोनियम बहुत अच्छी रेमेडी है लिवर के केस में। पर अगर आप चेलिडोनियम में पढ़ोगे तो उसकी जो इनलार्जमेंट है लिवर की, वो ऐसे नहीं होती है, वो ऐसे होती है। उसकी जो इनलार्जमेंट है वो ऊपर को होती है। अगर आप उसकी थोड़ी सी भी स्टडी करोगे, लिवर की इनलार्जमेंट इस साइड में अगर होगी तो चेलिडोनियम यूज होती है, पर अगर इस साइड में होगी तो कार्डुअस एम, देयर इज अ रेमेडी कार्डुअस एम, वो यूज होती है। कार्डुअस M30 देने के बाद VD फॉर 7 days, वो पेन भी रिड्यूस हो गई। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिपोर्ट में क्या है। नेक्स्ट रिपोर्ट में इसमें देखो क्या था, पैरेनकीमल चेंजेस। और इसमें क्या है, लिवर इज नॉर्मल इन साइज, राइट, शोज इंक्रीज्ड इकोजेनेसिटी, ये है यहाँ पर। और उसके साथ जो उसकी जो गॉल ब्लैडर की जो स्वेलिंग है वो वैसी की वैसी है। देखो साथ में क्या गॉल ब्लैडर की कह रहा हूं, जो बिलरी रेडिकल्स हैं डायलेटेड हैं, उस पे क्या लिखा हुआ है, लाइकली सेकेंडरी टू स्फिंक्टर ऑफ ओडाई डिसफंक्शन, इसके कारण आ रही है। पर उसका लिवर की सारी पैथोलॉजी ठीक हो गई और उसका जो लेफ्ट लिवर है वो ठीक हो गया, पेन चली गई, सारा कुछ ठीक हो गया। सिर्फ ये एक सिम्टम रह गया उसका। ये समझ आया कि नहीं समझ आया? यस सर। यस सर। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर मेरे पास अनकॉमन पिक्यूलियर एट द मेंटल लेवल होता तो मैं इसको इग्नोर करता। अगर मेरे पास टोटेलिटी होती मैं इसको इग्नोर करता। पर क्योंकि मेरे पास टोटेलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, टोटेलिटी है नहीं। अगर आप सिम्टम्स लेने की कोशिश करोगे, उसको जबरदस्ती लाइकोपोडियम देनी है, तो उसको पूछो खाना गर्म खाता है कि ठंडा खाता है, आपको घबराहट होती है किसी से बात करने पे नहीं होती है, आप डर जाते हो लड़ने से पहले कि नहीं डरते हो, आप किसी से मिक्सअप हो जाते हो या नहीं होते हो, ये तो मिल ही जाएंगे। पर सिम्टम ऐसा होना चाहिए जो बहुत स्ट्रांग आउटस्टैंडिंग पेशेंट आपको खुद बोले कि दिस इज इट, ये मेरे में ऐसी बात है जो मेरे को बहुत डिस्टर्ब करती है सर, इसकी ये अगर मेरी ठीक हो गई तो मैं लाइफ में काफी कुछ बेटर कर सकता हूँ। देन वो मेंटल सिम्टम इंपॉर्टेंट है। देन अगर वो फिजिकल जर्नल इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कहता है कि मैं हाँ पानी में इतना नहीं पीता क्योंकि थर्स्टलेस है, पर वो कहता है कि मैं कितने दिन तक पानी नहीं पीता, ये सिम्टम है जो आप लेना चाहिए आपको स्ट्रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन के लिए। सो यहाँ पर क्योंकि मेरे पास ऊपर की डायमेंशन के कोई सिम्टम नहीं है, तो मेरा फोकस सिंपल पैथोलॉजी पर होना चाहिए। दैट इज मुझे रेमेडी चाहिए जो लेफ्ट लोब ऑफ लिवर पे वर्क करती है, दैट इज कार्डुअस एम। और अगर इसकी इनलार्जमेंट इधर को होती तो मैं इसको देता चेलिडोनियम, राइट? अब जो इसकी प्रॉब्लम देखो रह गई, वो क्या लिखा हुआ है,
वो लिखा हुआ है रेडिकल डायलिटेशन लाइकली सेकेंडरी टू स्फिंक्टर ऑफ ओडाई डिसफंक्शन। अब ये क्यों आ रहा होगा, किसी को मालूम है ये क्यों आ रहा है? एनीबडी? अब ये आप देखो कि अगर आपके किसी पेशेंट में आपको ये फाइंडिंग मिलती है, आप उससे सिर्फ एक चीज पूछ के देखो कि आप ओपीएम के एडिक्ट तो नहीं हो, ये पूछ के देखना। इन 90 to 95% ऑफ केसेस आपको वो पेशेंट ओपीएम एडिक्ट मिलेंगे। ये ओपीएम एडिक्शन की कॉम्प्लिकेशन है, तो ये मेडिसिन से नहीं जाएगी, आपको उसकी ओपीएम की एडिक्शन को बंद करवाना पड़ेगा। अब मैंने उसको टेपर डाउन किया है। अब ये नेक्स्ट रिपोर्ट चाहे मैं जब नेक्स्ट मिलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, ये बेटर आएगी ये वाली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द नॉलेज ऑफ जो पैथोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उसकी समझ होनी चाहिए। सो इन सभी केसेस में इंपॉर्टेंट क्या है, देखो द इंपॉर्टेंट इज हेलो पीपीपी। यस, बोलिए। सर, इसमें बिलीवरी सिस्टम पे चाइना भी बहुत अच्छे काम करते हैं, तो कैसे बिल्कुल रिप्रेजेंट बिल्कुल करेंगे बेटा, इसको चाइना से? देखो मेरी बात सुनो। अब चाइना इज ए, मैं कैसे सोचता हूं, मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ कि कब मैं चाइना सोचूंगा, कब मैं कार्डोसेम या चेलिडोनियम सोचूंगा। अगर चाइना है, और आई नो चाइना इज ए पॉलीक्रस्ट रेमेडी, तो अगर चाइना इंडिकेटेड होएगी वो अपने अनकॉमन रेयर पिक्यूलियर देगी उसके सिस्टम के ऊपर जो बाकी के सिम्टम है। जैसे मैंने यहाँ पहले बताया, अगर नक्सवामी का है तो वो अपना जो स्टूल का सेंटर है उस पर वो दे ही देगी, इनफेक्चुअल अर्जिंग फॉर स्टूल देगी देगी। अगर वो नहीं है तो स्टिच नियम है। ऐसे ही चाइना के जो अनकॉमन रेयर पिक्यूलियर एट द मेंटल जर्नल लेवल है, अगर वो एब्सेंट है, अगर वो प्रेजेंट है, देन चाइना इंडिकेटेड है। अगर वो नहीं होगी तो मैं लोकल रेमेडी, स्मॉल रेमेडी देखूंगा जिसकी इफिनिटी सिर्फ उस एरिया पर हो, बस उसके अलावा किसी चीज पर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बताता हूं आपको, जो पिछला केस था दिस वन, ये वाला केस जो जिसके हाथ में था, अब इस केस में देखो उसको क्या आ रहा है, स्पैजम्स। स्पैजम्स आ रहे हैं ना। अब यहां पर मेरा माइंड कैसे वर्क करेगा कि मैंने देखना है कि ये जो रेडियल नर्व है ये इरिटेट हो रही है और ये स्पैजम्स क्रिएट कर रही है, तो ये इसकी इरिटेशन हो कहां पर सकती है? तो अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी करोगे आपको मिलेगा दो एरियाज ऐसे हैं जहां पर इस नर्व के ऊपर कंप्रेशन आ सकता है और वो इरिटेशन के कारण स्पैजम्स क्रिएट कर सकती है। एक एल्बो, दूसरा सर ये इसके स्पाइन के पास। और इट इज वेरी कॉमन इन केसेस ऑफ टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो का अगर पेशेंट आपके पास आएगा उसमें ये आपको स्पैजम्स की हिस्ट्री मिल सकती है। तो अगर आपके पास ओवरऑल स्टेट नहीं है तो सिंपल ये है, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। पर अगर सपोज आपके पास स्टेट है लेकेसिस की, राइट, आपके पास स्टेट है लाइकोपोडियम की, प्योर लाइकोपोडियम स्टेट, तो उस कंडीशन में मैं इसको ओवर रूल करूंगा और वो रेमेडी दूंगा। सो मेरे लिए जिंदगी में एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटिविटी, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो क्यों है कि मैं हर चीज को जिंदगी में मैं ये समझता हूं कि चीजें रिलेटिव हैं, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। एक सच जो अभी सच है पर उसके साथ अगर कोई और सच आके जुड़ गया जो उससे रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला सच जो कि सच है, जो कि रेलेवेंट था पहले, अब इररेलेवेंट हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कभी भी मेरे पास केस में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जो रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है पिछली इंफॉर्मेशन से, जो कि स्ट्रांग है, पर अगर न्यू इंफॉर्मेशन रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रांग है, अनकॉमन है, रेयर है, पिक्यूलियर है, और उसको कंफर्म करने के लिए मेरे पास और सारे सिम्टम्स हैं, तो मैं उसको प्रिस्क्राइब करूंगा। देन मैं पैथोलॉजी को निगेट भी कर सकता हूँ, राइट। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर प्रिस्क्राइबिंग ए चाइना, वहां पर चाइना के कंफर्मेटरी सिम्टम्स होने चाहिए। ऐसी कौन सी रेमेडी, आप कोई ऐसी स्पेसिफिक रेमेडी किसी को मालूम है टेनिस एल्बो के लिए? एक्टिया स्पाइकाटा। एटियस एक्टियस पाइकेटा। और एनीबडी? मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या बताता होता हूँ कि आपको अपने केस में उसकी सिनाबारिस। एक ऐसी रेमेडी। यस, सिनाबारिस। सिनाबेरिस, ओके। क्या सिम्टम है सिनाबेरिस में? हेरिडियनल
Cinevaris will have pain from elbow up to wrist, Elbow and up Theridion to will wrist. have up to हाँ, wrist, and Theridion will yes. have pain from shoulder to elbow. शोल्डर टू एल्बो. Elbow. अब यहां से यहां और यहां से यहां, पर समटाइम पेशेंट को सिर्फ यहां प्रॉब्लम आती है टेनिस एल्बो में. अगर ये साथ होएगा तो वो वर्क करेगी. If it अगर is ये साथ में होएगा aggravated by वर्क नहीं pressure करेगी. and pain is over the elbow only, then antimcrude may work. एंटीमोनिक्रूड वर्क कर सकती है. अब एक दवा का नाम लिखो आप, आर्जिमोन मैक्सिकाना. स्पेलिंग मत पूछना मेरे से, स्पेलिंग मेरे बहुत वीक हैं. आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगी, आर्जिमोन मैक्सिकाना. अब ये रेमेडी सेम बिलोंग करती है कौन सी फैमिली, चेलिडोनियम फैमिली को. और इसमें भी पेन कैसी होती है, हेल लाइक पेन होती है. और पर्टिकुलरली इसका एक सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है. वन ऑफ माई पेशेंट, वो क्या कहती थी कि मेरे को इतनी स्ट्रांग पेन होती है सर यहां से यहां पर, बस इसके बीच में, और रात को होती है और मुझे सोने नहीं देती है, और इतना बुरी और इतनी अनइमेजिनेबल पेन है कि मुझे उस समय हॉस्पिटल जाके इंजेक्शन लगवाना पड़ता है फोर्टफिनफेनर्गन का, जो कि पेन किलर नहीं है, सेडेटिव है. उसके बिना मेरी पेन ठीक नहीं होती है. पेन सिर्फ यहां से यहां है. अगर आप उसमें जाके पढ़ोगे आर्जिमोन मैक्सिकाना में क्या लिखा हुआ है, पेन विच इज न्यूरोमस्कुलर, एंड साथ में कॉमा में क्या लिखा होगा, प्रिवेंटिंग स्लीप. दिस इज व्हाट सिम्टम सिमिलैरिटी इज. सो आप, अब हो सकता है इसके साथ कोई ऐसा मेंटल सिम्टम हो, राइट, जो आर्जिमोन मैक्सिकाना का हो और मैं उसको यूज करके देखूं और पेशेंट ठीक हो जाए, मैं कहूं कि मेंटल सिम्टम वर्क कर गया. पर नहीं, ये पेशेंट तभी ठीक होगा अगर ये जो उसकी पेन है, ये अगर अनकॉमन पिक्यूलियर है, अगर ये पेन स्ट्रेंज है, अगर पिक्यूलियर है, इसकी टोटेलिटी है यहाँ पर, और पेशेंट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, तो ये अगर कवर नहीं करती है रेमेडी, तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो, जितने मर्जी मेंटल सिम्टम ले लो, ये वर्क नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें जो पेशेंट की वाइटल फोर्स है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ दे रही है, एट द फिजिकल लेवल. अब वो फिजिकल लेवल पर ही अनकॉमन रेयर पेक्यूलियर देगी, मेंटल पर नहीं देगी. ये लॉ है नेचर का, ये ऐसी ही वर्क करती है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो अगर आप 153 एफोरिज्म भी पढ़ोगे तो सर ने क्या बोला है, सर ने बोला द मोर स्ट्राइकिंग सिंगुलर अनकॉमन पिक्यूलियर साइन एंड सिम्टम्स. उन्होंने ये नहीं बोला कि स्ट्राइकिंग सिंगुलर अनकॉमन पिक्यूलियर, उन्होंने बोला मोर. मोर का मतलब क्या है कि दो तीन पिक्यूलियर भी हो सकते हैं. अब उसमें से भी मोर कौन सा पिक्यूलियर है आपने पिक करना है, उसमें से भी कौन सा सिंगुलर है आपने पिक करना है. देन दिस विल वर्क, देन वो उसमें वर्क करेगी उस कंडीशन में. आर यू विद मी? सो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, जो ये वर्ड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो जब भी आप केस लेते हो तो हमेशा देखा करो कि इस पेशेंट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, ऐसे ही कौन सा एरिया है जो सबसे ज्यादा पेशेंट का डिस्टर्बिंग है पेशेंट के लिए. देन आपको उस एरिया में अनकॉमन रेयर पिक्यूलियर इतने स्ट्रांग मिलेंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं. और अगर आप बैक जाओगे क्लिनिक में, आपको नजर आएगा कि आपने जब वीक मेंटल टोटेलिटी लेके प्रिस्क्राइब किया है तो वो आपका पेशेंट वापस चला जाता है. और पेशेंट मेंटल सिम्टम लगा के, जहां फिजिकल जर्नल लगा के, जहां टोटेलिटी लगा के, सिर्फ वही रिस्पॉन्ड करते हैं जो स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स रखते हैं, उसके अलावा नहीं. पर अगर जैसे ही हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं इन वन सिस्टम, तो वहां पर प्रॉब्लम आती है. इमेजिन करके देखो कि आपके घर में कारपेंटर आए और उसके पास सिर्फ हथौड़ा हो, हैमर हो, बस, और कुछ है ही नहीं. वो आपके घर क्या क्या करने वाला है? हम ऐसे बन जाते हैं. हम हर, फिर जब हमारे पास सिर्फ है ही हैमर, तो हमको हर प्रॉब्लम नेल की तरह दिखती है. पर अगर हम अपने आप में ये क्वालिटी डेवलप कर पाए कि मैं केस को अंडरस्टैंड करूंगा एज ए होल, पर उसके बाद केस की मेरिट पे डिसाइड करूंगा कि इसको मैंने एज ए होल प्रिस्क्राइब करना है, या सिर्फ मेंटल सिम्टम पे प्रिस्क्राइब करना है, या सिर्फ जर्नल, या इन टोटेलिटी, या पैथोजेनेसिस और पैथोलॉजी. अगर इस चीज को मैं अंडरस्टैंड कर पाऊं, देन मेरे जो रिजल्ट्स होंगे वो और भी मच 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 बेटर हो जाएंगे. आर यू विद मी? सर. यस सर. तो इसीलिए डॉक्टर मॉरिसन ने ये लाइन बहुत अच्छी लिखी है, मेरे हार्ट के बहुत करीब है. वो है
टू वो कहते हैं द ट्रू स्किल ऑफ होम्योपैथी इज टू यूज नॉट जस्ट वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट जस्ट वन टाइप ऑफ एनालिसिस, बट टू ब्लेंड एंड बी फ्लेक्सिबल टू यूज वट एवर इंफॉर्मेशन इज देयर टू द एडवांटेज ऑफ द पेशेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये नहीं पता है हमको तो हम गलतियां करेंगे। सपोज पेशेंट आपके पास आया और उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फियर्स आ रहे हैं, उसमें डिलीरियम्स आ रहे हैं, राइट, और आप उस डिलीरियम्स को ले रहे हो इररिस्पेक्टिव उस ओवरऑल केस को अंडरस्टैंड किए बगैर, ये क्वेश्चन किए बगैर कि इस बॉडी में इस पर्सन में प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो हम मिस कर जाएंगे। उसमें हो सकता है कि उसको सेप्टिसीमिया हो, अगर सेप्टिसीमिया होएगा तो उसमें भी डिलीरियम एंड फियर्स आते हैं, राइट। एक बहुत पेक्यूलियर टाइप की एपिलेप्सी है, मुझे नाम भूल गया उसका, उसके ऑरा में अगर आप पढ़ोगे, ऑरा में क्या है, स्ट्रॉन्ग पैशंस लाइक फियर, वो उसके कॉमन सिम्टम है और हम क्या करेंगे, उस पर प्रिस्क्राइब कर देंगे। ऐसे ही फॉर एग्जांपल जब बिलिरुबिन लिवर फेलियर में पेशेंट जाता है, तो जब बिलिरुबिन रेस करता है तो ब्लड बैरियर जब वो जो क्रॉस करता है तो पेशेंट में डिलीरियम्स आने शुरू हो जाते हैं और डिल्यूजन आने शुरू हो जाते हैं। और हम क्या करेंगे, अगर हम सिर्फ डिल्यूजन पर या इस पर प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम उस केस को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कॉमन सिम्टम है उस डिजीज का। सो ये जो अंडरस्टैंड करना, ये और शायद इसीलिए हनीमन सर ने क्या बोला था कि वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ द डिजीज, वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ द मेडिसिन, व्हाट इज क्योरेटिव इन द पेशेंट एंड व्हाट इज टू बी क्योर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मुझे मालूम होगा कि यहाँ पर मुझे सिर्फ लेफ्ट लोब को कवर करना है और मुझे ओवरऑल पेशेंट में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं उसको डील करूंगा। अगर मुझे लगा कि फॉर एग्जांपल मुझे इसका टेनिस एल्बो ठीक करना है, स्पाज्म यहां से आ रहा है, इसके टेस्ट नॉर्मल है, इसके नर्व के टेस्ट नॉर्मल है, इसकी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है, तो मैं वो रेमेडी यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि उसके ब्लैडर में स्टोन है और स्टेट अवेलेबल नहीं है, तो मुझे रेमेडी चाहिए जो सर्कुलर मसल पे यूज करती है, इफेक्ट करती है, और मैंने उसका सिर्फ सर्कुलर मसल जो है वो रिलैक्स करना है, तो वो बेलेडोना करेगी। ऐसे ही एलोपैथी में क्या होता है, जो ब्लैडर में स्टोन होता है वो वावरन का इंजेक्शन देते हैं, वावरन सर्कुलर मसल पर वर्क करती है, वो रिलैक्स हो जाता है, स्टोन पास हो जाता है, राइट। सो ऐसे ही दूसरे केस में, जो सबसे पहला केस था कैंसर वाला जो केस कह रहे था, उसमें इंपॉर्टेंट ही उसकी मेंटल स्टेट है कि डिस्पाइट ऑफ ए डिजीज जो इतनी स्ट्रांग है फिर भी उसको लग रही है मैं ठीक हो जाऊंगी, और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे एज ए फिजिशियन कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो ठीक हो सकती है, पर वो कह रही है मैं आपसे ठीक हो जाऊंगी। तो ये अपने आप में ही रेयर पिक्यूलियर है, और हमें पता होना चाहिए कि दिस इज टू बी क्योर्ड, ये है जो हमें क्योर करना है, राइट। सो की इज फ्लेक्सिबिलिटी। कोई क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? सर एडिक्शन के लिए बोला था ना, वो मेडिसिन कौन सी बोली थी? किसके लिए बच्चे? एडिक्शन के लिए। नहीं, मैंने एडिक्शन के लिए कोई मेडिसिन नहीं बोली, मैंने बोला कि उसमें जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो एडिक्शन के कारण है, तो हमें अच्छा अच्छा, उसकी ठीक है। एडिक्शन को रिड्यूस करवाना पड़ेगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर इसके लिए हम अब मेडिसिन देते रहेंगे ये काम ही नहीं करेगी, और एवरी टाइम रिपोर्ट सेम आने वाली है, क्योंकि ये ठीक ठीक बेसिकली सर। ओपीएम की कॉम्प्लिकेशन है, ठीक ठीक सर। राइट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक सर। और सेंग्यूनेरिया का क्या इंडिकेशन है, समझ में नहीं आया। किस चीज में? सेंग्यूनेरिया का जो माउथ या टंग का जो कैंसर था, उसमें जो पेशेंट को फुल फॉर रिकवरी था ऐसी कंडीशन हाँ में, हाँ, तो नहीं नहीं, सेंग्यूनेरिया का अब क्या इंडिकेशन है वो पता नहीं चल पाया। नहीं इंडिकेशन नहीं, अब यहाँ पर क्या था देखो, मेरी बात सुनो, सेंगुनेरिया की पिक्चर अवेलेबल नहीं है, पर सेंगुनेरिया का जो मेंटल सिम्टम है, मेंटल सिम्टम सेंगुनेरिया का क्या पढ़ते हैं, होपफुल ऑफ रिकवरी। अब होपफुल ऑफ रिकवरी, अब उसी चीज को अब रिलेटिवली अंडरस्टैंड करके देखो, अगर जुकाम के लिए, खांसी के लिए, बुखार के लिए इररिलेवेंट है ये सिम्टम, मैं नहीं ले सकता ये सिम्टम, पर अगर ये कैंसर के लिए है, राइट, अब यहां पर फिर एक क्वेश्चन डालो अपने आप को कि पेशेंट को पता है कि नहीं पता। अब पेशेंट को भी पता है, इसका मतलब वो अपनी फेट जानती है, तब भी वो इतनी स्ट्रांगली होपफुल है अपनी डिजीज ऑफ रिकवरी के लिए कि उसको मालूम है कि डॉक्टर ने बोला हुआ है सिर्फ 2 महीने रहते हैं। इसका मतलब ये अब सिम्टम प्लस 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 इतना स्ट्रांग हो गया कि अब इसको सिंगुलरली यूज कर सकते हो आप। यहाँ पर अफेक्टेशन जो रुब्रिक है हाँ हाँ, उसके साथ में कैसे हम डीडी कर सकते हैं।
नहीं, अफेक्टेशन में देखो क्या एग्जैक्ट मीनिंग क्या है अफेक्टेशन का, आप कैसे लेते हो? फॉल्स बिलीफ, फॉल्स बिलीफ नहीं, सॉरी, इसको हाँ मतलब कि क्या कहेंगे कि आर्टिफिशियल बिहेवियर और हाँ हाँ, नॉट एबल टू बिल्कुल। अब आप कभी भी देखो जो जो टेक द थिंग हाँ हाँ, इट शुड बी टेकन। ये बिल्कुल। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास पेशेंट है, अब आके वो कहते हैं नमस्ते नमस्ते डॉक्टर साहब, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ अच्छा है, और क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है जी, सब अच्छा, बहुत बढ़िया, सब बढ़िया। अच्छा कोई पेन? ना ना ना, दर्द दर्द मेरे को कोई नहीं होती। दर्द क्या होनी है? अगर दर्द है भी तो उसी भगवान ने दी है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? सब ठीक है, सब ठीक है। चलो ये बात करके उसको एक कॉल आई है, अब वो वेटिंग में गया। अब वेटिंग में कॉल करके ओ पैंट, दो तीन अब्यूज कर दिए उसने। अब मैं अंदर सुन रहा हूँ उसकी आवाज को, राइट? अब ये क्या है मेरे सामने जो ये बिहेवियर शो कर रहा है, ये आर्टिफिशियल बिहेवियर है। यहां पर मैं इसको अफेक्टेशन लूंगा। आप देखो कि अगर इंग्लैंड की अगर मूवीज देखोगे, जहां उनकी लेडीज देखोगे कि जैसी बात करती हैं, वो ऐसे मिलती हैं कि जैसे पता नहीं वो कितनी देर से आपको जानती हैं। या कुछ लेडीज, लेडीज नहीं पर्टिकुलरली, मतलब जेंट्स भी होंगे, वो मिलेंगे आपको ऐसे कि ओ हो क्या बात है, आपको मिलके इतना अच्छा लगता है, इतने देर से आपको याद कर रहे थे, यार कहाँ रहते हो आप थोड़ा सा इधर हुए, किथों आ गया यार, कहाँ से आ गया ये बंदा। दिस इज अफेक्टेशन, फॉल्स। जो जो आपका जो बिहेवियर है वो फॉल्स है बेसिकली। यहां पर अफेक्टेशन है, ये अफेक्टेशन नहीं है, ये उसका बिलीफ है उस पेशेंट का कि मैं ठीक हो जाऊंगी आप पर, जो कि प्रपोर्शनेटली डिजीज के हिसाब से वो उसको आंसर नहीं कर रहा है, होना नहीं चाहिए। मेरे को नहीं है बिलीफ, उसको है, इसीलिए ये सिम्टम इंपॉर्टेंट है। सर बहुत बार किलॉइड्स के पेशेंट्स आते हैं तो उसमें मुश्किल होती है ट्रीट करने के लिए कई बार, बहुत तो मुश्किल उसको आती है कैसे बेटा डील करना किलॉइड्स चाहिए? वाले। यस किलॉइड्स सर। के पेशेंट इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, मेरे इतने नहीं अच्छे करते हैं। रिजल्ट्स नहीं है किलॉइड्स में बेटा। अच्छा। हाँ ओके सर, थैंक यू। सर मेरे पास में एक करीबन 9 या 10 साल की बच्ची है जिसको जी 7 mm का गॉल स्टोन है। जी एंड मैम। उसका उसका पेनलेस स्टोन था ऑलमोस्ट, क्योंकि सोनोग्राफी हम्म। किसी वजह से की थी तो एक्सीडेंटली हम्म। डायग्नोस्ट हुआ था। राइट पर राइट राइट। अभी रिसेंट में बीच इसमें पेन वगैरह करता है। हाँ कॉन्स्टिट्यूशनली जो उसका कैलकेरिया कफ जैसा है उससे उसको हाँ हाँ जो पहले नोशिया वॉमिटिंग कभी कभी पेन वगैरह हुआ करता था थोड़ा बहुत, वो सारी हाँ, कंप्लेंट तो सब चली गई है। तो बिल्कुल लास्ट बिल्कुल। 2 बार से ऐसा हुआ कि उसको गॉल स्टोन का पेन आया। तो एक बार हाँ उसकी हाँ, जो टोटलिटी एक्यूट की थी उस वो पल्सिटिला की थी, और उसके पल्सिटिला बाद में की। पल्सिटिला दोबारा इंडिकेटेड हो रही थी पर काम नहीं की, और हाँ हाँ स्पेसिफिकली रबिंग इन द एपिगेस्ट्रिक रीजन वहां पर हाँ हाँ, अमेलियोरेशन था, तो प्लम्बम आ रही ब्यूटीफुल। थी, तो प्लम्बम हाँ हाँ प्रेस्क्राइब हाँ की। तो हाँ हाँ, एक्यूट पेन वगैरह चला गया सर। चला गया लेकिन बिल्कुल। जो स्टोन है वो मान लीजिए कि 7 mm या 6 पॉइंट समथिंग था, उससे सेवन हाँ हाँ, 7.4 हो रहा है। तो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। जैसे अभी आपने कहा कि मान लो हाँ कि पैथोलॉजी है, तो पैथोलॉजी को हमें ध्यान रखना है, सर्कुलर मसल, क्योंकि वो स्टोन जो था ना वो नेक पर आ गया था, और हाँ वो हाँ हाँ, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। सेकेंड बिल्कुल टाइम बिल्कुल। पेन चला जाने के बाद में भी हाँ सोनोग्राफी हाँ की हाँ, तो वो वहीं पर था। वही पता और बिल्कुल। उसके पहले उसमें मड मड जैसा मतलब कीचड़ और उसका बोलते हैं ना बाइल सॉल्ट का वैसा दिखा रहा था, जी तो वो जी जी क्लियर हो जी गया। जी, राइट तो राइट राइट। यहाँ अभी जैसे कि गॉल स्टोन पर काम करने वाली मेडिसिन को कैलकेरिया के साथ में हम सोचे लाइक दैट, ऐसा कुछ कर सकते हैं? सोच सकते हैं, क्यों नहीं सोच सकते, तो अगर स्पेशली पैथोलॉजी गॉल बहुत स्टोन स्ट्रांग हो। पर काम करे और उसका हम्म कॉम्बिनेशन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ हो, ऐसा हम्म कुछ हम्म। आपको ध्यान आ रहा हो तो प्लीज नहीं, बताइए। मेरे स्पॉन्टेनियसली मेरे माइंड में अभी नहीं है, तो इसको अगर मेरे पास आएगा तो मैं क्या करूंगा देखो। मैं हम्म, पहले तो मैं देखूंगा अगर किलकेरिया वर्क नहीं कर रही है तो क्यों नहीं वर्क कर रही है। हम्म, पहले मैं अपने आप पर इस पे क्वेश्चन डालूंगा, हम्म, कहीं मेरा फ्लॉ तो नहीं है उसमें। अगर मैंने जो रुब्रिक्स लिए क्या वो उतने स्ट्रांग हैं किलकेरिया का आपके लिए जिसके लिए वो जानी जाती है? हम्म, आर यू गेटिंग इट? पहले मैं उस हम्म, पर डाउट करूंगा। अगर मैं श्योर हूं किलकेरिया के लिए, देन मैं देखूंगा कि गॉल ब्लैडर के लिए, गॉल स्टोन्स के लिए ऐसी कौन सी ग्रुप ऑफ रेमेडीज हैं जिसमें क्या कोई किलकेरिया का फर्दर वेरिएंट फॉल करता है। जैसे रीनल स्टोन के लिए है किलकेरिया रिनालिस, राइट? बिल्कुल पर क्या बिल्कुल। क्या गाल स्टोन के लिए भी है? मैं इसके ऊपर वर्क करूंगा, तो इस पे वर्क करना पड़ेगा बेटा। मैं थोड़ा सा इजी कर दूं और योगेश। हाँ कर दो कर दो कर दो। हेलो। हाँ जी करो करो। ओके। जब भी गॉल स्टोन्स होते हैं, वैसे तो हम होम्योपैथ डॉक्टर्स बोलते हैं, एलोपैथ्स भी बोलते हैं कि ये निकलता नहीं है गॉल स्टोन ना, गॉल ब्लैडर से निकलने की जगह नहीं है, तो हमें एब्जॉर्ब कराना पड़ता है।
अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि एब्जॉर्प्शन करवानी किस चीज की है। सबसे पहले हमें इसका बेसिक समझना है बेटा कि गॉल ब्लैडर की टाइप कौन सी है। जैसे हम रीनल में देखते हैं ना, किडनी में उस दिन हम बात कर रहे थे लास्ट सेशन में कि स्टोन कौन सा है, हमको वो जानना जरूरी है। तो यहाँ पे भी अगर आपकी दवाई काम नहीं कर रही, आप प्लीज वो देखो कि वो स्टोन किस चीज का बना हुआ है। बच्चा बहुत छोटा है, आप उसका लिपिड चेक करवाना एक बार, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स देखना, और साथ में उसका बाइल। गॉलस्टोन सिर्फ दो टाइप्स का ही बनेगा यहाँ पे, या तो बाइल का या फिर कोलेस्ट्रॉल्स का। ठीक है, जो भी लेवल्स उसके ज्यादा होंगे आपको वो मेडिसिन देनी है उस लेवल को रिड्यूस करने के लिए। गॉट इट? सही है। हाँ, गॉट इट, गॉट इट। सर अगर अब कोलेस्ट्रॉल अब लेवल इसमें ज्यादा है तो उसकी हाँ तकलीफें हमारे वैसी पास होंगी। अगर बिलीरुबिन ज्यादा है उसका तो उसकी वैसी ही। आपको टेस्ट करवाइए, आपको टेस्ट करवा के पता लग जाएगा, फिर वही मेडिसिन सेम उसी के, वो मेडिसिन देखना जो उस लेवल को कम करे। बिल्कुल। अ, अब आप अब आप इसको लोग जितने भी आप में से किसी का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं कि गॉल स्टोन भी थ्रू जो जैसे कि जो अभी बताया स्फिंक्टर ऑफ ओडी, जो सेकंड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन और ड्यूडेनम में ओपन होता है, वहां से वो इंटेस्टाइन में एंटर कर सके, इसकी कोई चांसेस नहीं होती क्या? चांसेस होते हैं इंटेस्टाइन में, ये चले जाता है, फिर उसका रिजल्ट क्या है कि एक्यूट पेन आता है और सर्जरी करवानी पड़ती है। लेकिन हम उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? हम एक्यूट पेन को कवर कर सकते हैं, लेकिन इस समय अगर हम एक्यूट पेन को कवर कर लेते हैं तो इमरजेंसी के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। हमने उसका डिजीज की सीवियरिटी को खत्म कर दिया, मतलब उसका एक्यूट फेज खत्म कर दिया। अब हमें पता ही नहीं लगेगा कि उसकी सीवियरिटी कितनी है कि नहीं, क्योंकि वो बंद है, हमें नहीं पता चल रहा अंदर क्या हो रहा है। और अगर वो मूव भी करेगा तो हमें सीवियरिटी का पता नहीं चल रहा, क्योंकि हमने पेन्स बंद कर दिए हैं। ठीक है, और तो इसमें यहाँ हाँ पे टेस्ट के ऊपर, उसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमें नहीं नहीं भूलना चाहिए कभी भी। पेशेंट को कभी वो मेडिसिन और उस डिजीज को वैसे मत देखो जो आप अपने बच्चे के साथ नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्योंकि इसमें क्या है, गॉल स्टोन में क्या है, एग्जैक्टली। अगर हाँ क्योंकि अगर गॉल स्टोन फंस गया ना, अगर आपने हम्म, वो उसमें से तो निकल जाएगा गॉल ब्लैडर में, और आगे जाके फंस गया, वो पेनक्रिया को ऐसा डैमेज करेगा, ऐसा नुकसान पहुंचाएगा जो कोई नहीं पहुंचा सकता। बिल्कुल, तो यहाँ पे ये हमें चांसेस हमेशा रहते हैं। हाँ हमें हमेशा हमें जैसे कहते हैं ना, रैशनल होना चाहिए प्रिस्क्राइब करने वक्त। ये नहीं होना चाहिए वी कैन ट्रीट एवरीथिंग, ये कभी भी नहीं। हम हमें अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। मैं कहते हैं कि वो ना, वो हाँ कीमती है जो ना के साथ आती हो। जो बंदा हर चीज को हाँ बोल देना, उसको कोई कोई समझता नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या होती है, जो बंदा ना बोलना जानता है और फिर वो हाँ बोले, तो होता है कि हाँ अगर इसने हाँ बोल दिया तो ये हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ना बोलनी आनी चाहिए हर वो केस में जहां पर हमें लगता है कि शायद ये मेरे से ना हो सके, जहां ये हो नहीं सकता, कि इसमें कॉम्प्लिकेशन का डर है, तो हमें पेशेंट को ना बोलनी चाहिए। इसमें एक और टिप बताती हूँ। जब भी यूएसडी करवाते हैं ना, अगर गॉल ब्लैडर आपका कॉन्ट्रैक्टेड है, सिकुड़ गया है, तो वहां पे आप ट्रीटमेंट के चांसेस कम लीजिए, क्योंकि जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो अंदर की तरफ को जा रहा है। और अगर वो टच कर रही है, उसकी गॉल ब्लैडर की कोई भी वॉल टच कर जाती है स्टोन को, तो वहां पे उसकी इंफेक्शंस बढ़ जाएंगी, जॉन्डिस के चांसेस ज्यादा है, हाँ गॉल ब्लैडर पॉलिप्स बनने के चांसेस ज्यादा है, इरप्शन ज्यादा हो जाएंगी, कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम इमरजेंसीज को इनवाइट करते हैं वहां पे। पर अगर इन केस आपके पास ये यूज करके देखना, अगर आपके पास पेशेंट एक्यूट आता है और हॉस्पिटल आपने भेजना उसको, आप उसको चेलिडोनियम 1 mg की 3 डोजेज दे के भेजना, तो देखना क्या होता है उसके बाद। हम्म, तो मैं और कंक्लूड करता हूँ अब, राइट। हाँ, वैसे भी अगर कोलेस्ट्रॉल के गॉलस्टोन्स है तो कोलेस्ट्रिनम 3x, और अगर वो बिलीरुबिन के बने हैं तो फेल्टोरी 3x। ये फेल्टोरी थ्री बेसिक एक्स मेडिसिन है, और फिर इसके साथ आपका जो भी एक्यूट फेज आ रहा है वो साथ दीजिए। ये वर्क करेगी उस केसेस में। पर हमने जरूर देखना है कि सीबीडी की कैलिबर कितना है और स्टोन का साइज क्या है, ये सब करने से पहले। क्योंकि जैसे ही उसका कैलिबर स्मॉल होएगा उसने स्लिप कर जाना है, और उस समय आपने कोई ऐसी मेडिसिन नहीं देनी है जो एक्सेसिवली स्टोन को निकालने के लिए दी जाती है, ये यूज नहीं करनी है आप।
Can I speak, Yogesh? Yes, sir. Yes, sir. बेटा देखो, whenever it is a child, Mm-hmm. it is the mother that matters. Mm-hmm. So in this case, first thing I would suggest you to is go to her history Mm-hmm. during when she was pregnant, Yes, sir. because the root lies in the womb. Exactly, sir. Okay, because Mm-hmm. we are not treating the gallstone at all. बिल्कुल बिल्कुल We बिल्कुल. are treating the child. Mm-hmm. It is a challenge to the homeopathy. Of course, homeopathy can treat anything, no doubt about that, except Mm-hmm. mechanical things. Even in mechanical Mm-hmm. things, we have lots of options for. Yes, sir. मेरे Yes, sir. पास में माशाल्लाह से कुछ इतने स्टॉन्च पेशेंट्स है कि नहीं सर, हमको पोस्ट ऑपरेटिव भी एलोपैथी नहीं लेना है, और Mm-hmm. विद द ग्रेस ऑफ गॉड माशाल्लाह उनको कुछ जरूरत भी नहीं पड़ा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले आपने यहाँ पर, अभी पता नहीं आपने बच्चे को कैलकेरिया लिया, वो जो भी है, बट मेन Mm-hmm. इज आपने उसका हिस्ट्री ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेना चाहिए। Mm-hmm. गॉल स्टोन का साइकोसोमेटिक रीजंस क्या है? सप्रेस्ड एंगर है। Mm-hmm. सप्रेस्ड एंगर है, एंगर जो जमा हुआ है ना, जो आपने एंगर, बिटरनेस जो आपने संभाल के रखा हुआ है, जो आप लेकर चल रहे हैं, तो वो क्या है जो एंगर या जो रिजेंटमेंट से या जो मॉडिफिकेशन है या जो कड़वाहट है, सिंपली स्पीकिंग, एक माँ की भाषा में अपनी अगर बात करें तो जो कौन सी कड़वाहट है जो लेकर के उसने संभाल के रखी हुई है इतनी हद तक कि वो अभी स्टोन मतलब हमारे लिए बच्चा है, फाइन, वो इट इज लाइक कलेक्शन। तो क्या कड़वाहट वो कलेक्ट करके चल रही है माँ, क्या वजह थी, माँ या बाप दोनों भी, बोथ मैटर्स ऑफ कोर्स, बोथ ऑफ देम मैटर्स। तो उस चीज को लेकर के ही पहले आपने उसको देखना चाहिए। और जैसे योगेश ने बोला, मैं सब पेशेंट्स को यही बोलता हूँ, सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि सामने बैठा हुआ पेशेंट जो है ना, वो बच्चा, वो पेशेंट का बच्चा नहीं, वो आपका बच्चा है। तो उसमें आपका खुद का बच्चा होता तब आपके एडवाइस करते, वही आप पेशेंट को एडवाइस करो। और सर्जरी इज नॉट वेरी बैड, प्लीज रिमेम्बर कि सर्जरी मतलब आप कुछ बहुत बड़ा महापाप नहीं कर रहे हो। वो पेशेंट को कॉम्प्लिकेट करने से आपने अगर उसको सर्जरी एडवाइस कर दिया या बोल दिया कि भैया ये मेरे से नहीं हो रहा है, मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ। A good doctor is the doctor who knows what he doesn't know, Yes, sir. what he can't treat. Okay, he is a good advisor. So you should know what you don't know. First thing, just ट्रायल एंड एरर पे मत जाओ। माइंड पे देखो, माइंड पे ट्रीट करना है, माइंड मेथड से ट्रीट करना है, मतलब मेंटल सिम्टम पे ट्रीट करना है, ऐसा नहीं है। माइंड मेथड का मतलब होता है हम लोग बोलते हैं इन्ना रस्कला माइंडेड। यू शुड नो, माइंड का मतलब ये होता है कि माइंड योर बिजनेस। यू शुड नो which method to apply where, which symptom to apply where, and what is the method that you should apply. Like wherein, अभी जैसे हम लोग के पास में अभी अभी एक साइटिका केस आया था, उस साइटिका सस्पेंशन था, फिर it was pyrexia, so I did not need to take anything. Okay, तब when the patient was telling, बहुत specific था, अभी मैंने देखा BOT में देखा, तो I didn't need to take anything like उसका माइंड लो ये लो, the patient was absolutely relieved in minutes. Fine. अब जैसे ये बच्चा है तो इसके अंदर आपने सबसे पहले उधर जाओ, go to the root. First go to the root. Don't try to find out shortcuts. Please, Dr. Yogesh, Dr. Pramila is not here to give you shortcuts or Yes, sir. specific Exactly, sir. remedies. No, don't do that. That will be a blunder. That will be a blunder. It will, क्या होगा ना, जब आप गिल्ट में जाओगे ना, हमारी उम्र में जब आप आओगे ना, तो आप नहीं पाओगे फिर गिल्ट से। अगर आपके कोई पेशेंट कॉम्प्लिकेट होते हैं या फिर बाउंस होते हैं, पता नहीं चलता, बाद में आपको पता चल जाता कि यार ये पेशेंट को ये कॉम्प्लिकेशन हुआ था, या खुदा न खास्ता कोई पेशेंट चल बसा। ये जब चीजें आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 साल 10 साल 20 साल बाद पता चलती, तो खुद की शर्म आती है बहुत। तो उससे अगर आपको बचना है तो यू शुड माइंड व्हाट यू आर डूइंग। बिल्कुल बिल्कुल। Okay. और इसीलिए सर जो आप कह रहे हो, इसीलिए सर जैसे जब मैं भी आपको, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ कि दैट स्टेट इज नॉट अवेलेबल, राइट। ये पिक करना बहुत जरूरी है कि अवेलेबल नहीं है। आई डन माई एफर्ट, इट इज नॉट देयर, देन व्हाट टू डू। अब देखो इस सर जो आपने एग्जांपल दिया, अब बच्चा है, ये रिलेटिविटी अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी है। बच्चे के केस में गाल स्टोन क्यों डेवलप हो गया,
वो बड़ा नहीं है, जिसने फॉर एग्जांपल उसकी जो लाइफस्टाइल के कारण डेवलप हुआ, ऐसा नहीं है, छोटे बच्चे में है। यहाँ पर मदर की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सो सही कहा सर आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं कंक्लूड करता हूं कि ये दोनों एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये दोनों एस्पेक्ट आने चाहिए। पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए उसके ऊपर, मेरिट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, चाहे आप कफ ट्रीट करो चाहे कुछ और ट्रीट करो, आपको उसकी बेसिक क्राइटेरियाज पता होने चाहिए। सपोज अगर कफ का पेशेंट आता है तो आपको पता होना चाहिए उसके लिए कि अगर कफ रात को आती है और लेटने पर बढ़ जाती है और उठ के ठीक हो जाती है तो रेमेडी है उसके मसल। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर लेटने पे कफ आती है, उठ के बैठते हैं और पेशेंट ठीक नहीं होता है और वो बहुत जोर लगाता है तो कफ निकलती है तो ठीक होता है, तो वो कोनियम है। आपको पता होना चाहिए कि अगर पेशेंट लेटता है उसके बाद अगर उसको कफ आती है लेटने के आधे घंटे के बाद, तो रेमेडीज एरिलिया रेस्मोसा। अब ये सारी इंफॉर्मेशन के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मेंटल स्टेट डिस्टर्ब है और उसके बाद कफ आ जाती है तो रेमेडी कौन सी है? सिस्ट स्कैन है। तो अगर आप इन टोटेलिटी अंडरस्टैंड करो तो क्राइटेरिया क्या है कि जो भी केस आता है आपके पास, आप उसको मेरिट पे लो, अच्छे से अंडरस्टैंड करो, डेप्थ तक जाओ उसको, देन देखो कि असल में उस केस में क्या प्रॉब्लम है और यहाँ पर हमें क्या अप्रोच चाहिए। जो सर ने बोला कि फॉर एग्जांपल माइंड का मतलब सिर्फ मेंटल नहीं है। जैसे सर ने बिल्कुल अभी नहीं। स्टार्टिंग में मेरे डैड के लिए क्या बताया, ऐसी रेमेडी जिसमें अर्ली डिजेनरेशन हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर वो रेमेडी वर्क नहीं करेगी जो डिजेनरेशन कॉज नहीं करती। तो आपको ये चीज जो पैथोजेनेसिस पीछे चल रही है कि जल्दी जल्दी डेवलप हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। मोमेंट आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर लोगे, यू विल गेट इनटू द रेमेडी ग्रुप कि हाँ ये वो रेमेडीज। और सच में शॉर्टकट्स नहीं होते, एक सिस्टम है, एक रिलेटिवली प्लेस्ड सिस्टम है और आपको उसमें ही जाना पड़ेगा फॉर बेटर रिजल्ट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम लोग बोलते एनी हैं कायदे में क्वेश्चंस? रहोगे तो फायदे में रहोगे। हाँ सही सही है। एनी क्वेरीज? पूछो, डरो और मत। शॉर्ट और सर शॉर्टकट्स पूछो। आते पता है कब हैं? शॉर्टकट्स हमेशा तब आते हैं जब हमें हमारे में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती और हम दूसरा वे जानते नहीं है कि इसमें करना क्या है। अगर हम फ्लेक्सिबल हैं तो शॉर्टकट की कभी जरूरत नहीं पड़ती, हमें उसमें से रास्ता दिखता है, हमें मिलता है वो रास्ता से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आई थिंक वी शुड कंक्लूड नाउ। एनी क्वेरीज? हेलो फ्रेंड्स, आस्क एनी क्वेरीज। कुछ भी पूछो यार, डरो मत। मतलब मैं बैठा हूँ इसलिए डर मत जाओ। हेलो सर, गुड इवनिंग। वो मेरे से बहुत डरते हैं सवाल पूछने के लिए, मैं डांट देता हूँ। अच्छा, योगेश है बहुत पेशेंट। डराए ना करो आपको सर। आपको योगी की आवाज से पता नहीं चल रहा कितना सटल है, कितना पेशेंट है, कितना काम है। मैं फिर वही बोलूंगा, मेरी वाइफ से पूछ। नहीं नहीं, मत अदरवाइज वाइफ तो यार। हाँ वो उसके साथ गुस्सा आ ही जाता है ना। नो नो कमेंट्स ऑन द सोशल मीडिया। फिर वो टैग लग जाता है, पीपल जज यू। चलो इंक्लूड करें सर? एंक्लाइसिस पे आ रहा है, हाँ जी हाँ जी। क्वेश्चन आ रहा है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। हाँ हाँ हाँ। वाह। मैंने वो, हाँ आई ऑलवेज, मैं जैसे मैंने पहले बताया, जैसे एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में स्पेसिफिक नहीं यूज करूंगा इसमें। आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द केस, उसके मेरिट पे ही वर्क करूंगा। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में स्पेसिफिक है ही नहीं, और सर क्योंकि मुझे ऑटोइम्यून तो, डिजीज है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ स्पेसिफिक कोई भी नहीं है बेसिकली। स्पेसिफिक भी अपने आप में अनकॉमन रेयर पिक्यूलियर हो जाता है। इवन पैथोलॉजी जिसे हम कहते हैं, पैथोलॉजी भी अपने आप एग्जैक्टली। में अनकॉमन रेयर पिक्यूलियर है। सपोज कोई पेशेंट है, बचपन में उसको किडनी की प्रॉब्लम आई, यूटीआई, उसके बाद उसको किडनी स्टोन हो गई, उसके बाद किडनी सिस्ट हो गई, अब उसको रीनल फेलियर है। तो यहाँ पर पैथोलॉजी ही अपने आप में अनकॉमन रेयर पिक्यूलियर है जो आप छोड़ नहीं एग्जैक्टली सकते। एग्जैक्टली। मतलब वो पहले से ही किडनी से चला हुआ है, हाँ, उसकी शुरू से ससेप्टेबिलिटी ही। किडनी है, तो आप किडनी नहीं एग्जैक्टली छोड़ सकते अब। एग्जैक्टली So this is what flexibility we should have to understand the case. एग्जैक्टली। Include करें सर? एंकाइलोसिस पे बताऊं थोड़ा सा? हाँ बताओ बताओ। बताओ, भरपूर एंकाइलोसिस पे बताओ। जब भी देखना आप बेटा, तो एक बार उसका एमआरआई करवा के जरूर देखना, स्क्रीनिंग करवा के पूरी, कहाँ से उसके बल्जेस आ रहे हैं, कहाँ से हर्निएटेड है वो।
और उसमें कई बार ये देखना होता है कि आपका सर्वाइकल रीजन वहां पे इशू क्रिएट हो रहा है, लंबर में है, थोरेक्स में है, या सेक्रल इशू में है। जो भी इशू, जहां पे भी इशू आएगा, होगा क्या जहां पे, या तो थोरेसिक में प्रॉब्लम आता है, उसके बाद आपके नीचे वाले पार्ट पार्ट में ना लंबर में चले जाएगा। तो जो जिस पार्ट में है, आपको मैनेजमेंट के साथ ट्रीटमेंट करना है। होता क्या है कि उसमें बोन टेढ़ी हो रही है ऐसे ना, जैसे स्नेक होता है ना, यूं आप पहले स्टूप करते हो, उसके बाद जब आप बैठते हो स्टूपिंग से, फिर आपकी बोन टेढ़ी होती, आपका स्पाइन टेढ़ी होती है। और जब भी इसमें स्पेसिफिक देखना है, जैसे योगेश सर ने बोला है कि इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होता है। स्पेसिफिक ऐसे नहीं है कि ये है तो आपको ये दवाई देनी है, आपने उसका एक्यूट फेस देखना है। अब आपको पता होना चाहिए हमको कि एंकाइलोसिस में सिम्टम्स कैसे आएंगे, क्योंकि जिधर से भी बोन टेढ़ी है वहां पे वो आपको देखना है कि कौन से जो मनके हैं, वर्टिब्रा है, वहां पे प्रेशर ज्यादा है, या हर्निएटेड है, या बल्जिंग है, जहां पे वो ऐसे जुड़े होंगे ना बच्चा, वहां पे जो नर्व्स निकलने वाली हैं वो ऑर्गन्स वीक हो जाएंगे। और वहां पे वो जो नर्व्स जहां तक जाएंगी, वहां तक नमनेस आ सकती है, टिंगलिंग आ सकती है। पर वो आपको चेक करना पड़ेगा थ्रू एमआरआई कि कौन सा एरिया है। और मेडिसिन भी आपको वही सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे लंबर में कौन सी मेडिसिन यूज होती हैं, थोरेसिक में कौन सी हो रही हैं, और सर्वाइकल रीजन में कौन सी हो रही हैं। तो फिर वही उस एरिया की मेडिसिन, फिर वो स्पेसिफिक कहलाएगा। डायरेक्ट ऐसे बोलना कि आपको इस चीज के लिए स्पेसिफिक बता बता दो, तो वो योगेश सर ने जैसे बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता, हमें केस देख के ही पता चलेगा, वो वैसे ही रहेगा। ठीक है जी। और ऑटोइम्यून डिजीज में तो बिल्कुल गैम्बल मत करो, बिकॉज इट इज टू डू विद द बिल्कुल पर्सन, इसमें आया कि एवरीथिंग राइट। सलीशिया एक्सरे नॉर्मल हो गया था, ऐसे कुछ बोला ना उन्होंने, क्या बोला है? मेरा सर अस्थमा सलीशिया से क्योर हो गया था, एक्सरे रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गया, लेकिन 6 months लेटर अगेन अस्थमेटिक अटैक कम। तो आपका बिल्कुल पेशेंट रिलैप्स हो रहा है। लेकिन एक्सरे में कैसे पता चलेगा अस्थमा क्यों हो गया? एक्सरे में कहाँ से पता चलेगा एक्सरे अस्थमा क्यों हो गया? पैचेस, सही। जो लंग्स के पैचेस है ना, वो शेडोज में थोड़ा वो आइडिया, अस्थमा थोड़ा सा आइडिया आता है नहीं नहीं बस। नहीं, वो अस्थमा में नहीं आएंगे। वो ट्यूबरकुलोसिस में होता है। ट्यूबरक्लोसिस में आ जाए। अस्थमा तो तो स्पैज्मेटिक डिजीज है। स्पाज्मोडिक है ना, हाँ स्पाज्मोडिक है, वो नहीं आएंगे। सैलिशिया ने उसको निमोनिया सिर्फ वगैरह हो रिलीव गई किया है। हाँ, यू नेवर नो, मे बी उसका कंप्लायंस सही नहीं था, क्या था पता नहीं ना अपने को। आप सिलिशिया एलएम में यूज करके देखो, नहीं ठीक होता है तो। अस्थमा में फंक्शनल डिसीजेस में एलएम एलएम पोटेंसी बहुत ज्यादा अच्छी काम करती है, क्योंकि उसके अंदर आप उसको रिपीटेशन भी कर सकते हो विदाउट फियर ऑफ एग्रेवेशन। तो एलएम पोटेंसी बहुत अच्छी जाती है, बेटर। क्योंकि देखो, अगर लंग डिसीज में अगर माशाल्लाह सिलिशा काम की है, मतलब आपकी रेमेडी बहुत अच्छी थी। अदरवाइज डॉक्टर हनुमान साहब ने बोला था ना कि लंग्स में सिलिशा डर, ऐसा आराम से देख के इस्तेमाल करो। यू शुड गो फॉर सिलिका जिरवागन और समथिंग, या फिर सिलिशा के अगल बगल जाओ, कैलकेरिया सिलिकाटा या फिर काली सिलिका जो भी है, उसकी जो हम लोग बोलते हैं कजिन, कजिन के तरफ जाओ, कैलकेरिया सिलिकाटा है, काली सिलिकाटा है, या जो भी है, सिलिशा का डेरे कुछ भी, क्या कहते हैं उसको यार अंग्रेजी में, क्या कहते हैं हम लोग बोलते जोड़ीदार, क्या है देखिए हिंदी में यार, योगेश अपना यही कॉम्प्लीमेंट्री। नहीं नहीं कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ। नहीं, जैसे काली सिलिकाटा है, कैलकेरिया सिलिकाटा है, जिसके साथ में उसका बॉन्डिंग होता है, हाँ हाँ हाँ। एनालॉग। एनालॉग्स। हाँ देखो, ये इंग्लिश तो नहीं आती ना, हम लोग का यही प्रॉब्लम है। योगी अपना सही है, प्रॉब्लम सही है, यही है, हमें सही अंग्रेजी है, नहीं सही है। सैलिशिया का हम तभी अंग्रेजी लिखते हैं, अंग्रेजी आती नहीं हम। हाँ हाँ, योगी कुछ बोल रहा था बेटा, बोल, सॉरी। नहीं, मैं वही कहने लगा था कि साइलिशिया अगर रिलैप्स हुई है तो आपको पहले हायर भी यूज करनी चाहिए, जहाँ एलएम यूज कर सकते हो आप। और साइलिशिया के में जो आपको केस में मिलेगी वो बहुत स्ट्रांग मिलेगा साइलिशिया का। अगर साइलिशिया ही इंडिकेटेड रेमेडी है, आप उसकी पास्ट हिस्ट्री में जाओ, आपको उसको रेपिटेटिव रेगुलर कोराइजा मिलेगा। क्योंकि साइलिशिया में उसकी जो फॉर्मेशन है अस्थमा की, उसमें अगर आप पढ़ोगे, पाठक में जाओगे, तो लिखा हुआ है अस्थमा फ्रॉम सप्रेस्ड कोराइजा, द रिकरेंट कोराइजा। उसके बाद अगर अस्थमा हो, साइलिशिया इज ए वेल इंडिकेटेड रेमेडी इन दैट। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन है तो आप उसको 100% ये कंसिडर कर सकते हो, साइलिशिया या हायर तक जाओ,
जब तक वो रिलैप्स होना बंद ना हो जाए, और गो हायर एंड हायर। मेरे सर हमेशा कहते थे, नेवर लीव ए रेमेडी, रेमेडी को कभी हाँ छोड़ो मत, उसको एग्जॉस्ट करो एंड एग्जैक्टली, तक। हाँ, एग्जॉस्ट करो। हम कई बार एग्जैक्ट उसको बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हम पहले से ही जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो हाफ सिलेक्शन है, वो कंप्लीट सिलेक्शन नहीं है। हम पहले से ही कंफ्यूज हैं, हम जैसा देख के दवाई दे रहे हैं, ये नक्सवामिका जैसा है, ये कलकेरिया जैसा है, उसमें कंफ्यूजन होएगी, क्योंकि अगली बार हमें वो प्लेटिना जैसे लग सकता है। नहीं, क्योंकि नक्सवामिका कैसा यही पूरी तरह पता नहीं है, हाँ हाँ, जैसा है बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कैसा है यही पता नहीं है, ये यही, समझ लो हाँ सबसे बिल्कुल पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लेटिना कैसा है यही पता नहीं होता है, तो प्लेटिना जैसे राइट कैसे राइट राइट, पता चलेगा। हाँ, तो वहां पर व्हाट वी गलती नो होती है, सिम्टम्स ऑफ इट्स वेरी क्लिनिक्स, लिमिटेड सर, दैट्स बिल्कुल बिल्कुल। इट। पिक्चर फॉर्मेशन सबसे पहले, एक तो सबसे बड़ा वो मिथ है होम्योपैथ का, बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसके लिए ज्यादातर होम्योपैथ सुपरस्टिशियस रूप में आते हैं। Okay, any ठीक है, questions, ओके। guys? ये Okay, पैथोलॉजिकल Rani. केसेस के लिए कुछ स्पेसिफिक बुक्स यूज करते हैं सर आप? है बेटा, स्पेसिफिक के लिए बेटा, जब जब भी फॉर Books एग्जांपल, के अगर बुक्स ना, देखो जब भी आप अगर देखो अपने मटीरिया मेडिकास को, राइट, कैंट का मटीरिया मेडिका है, शॉल्टन का मटीरिया मेडिका है, राइट, तो सब में डिफरेंस है, तो हमें देखना चाहिए कौन सी बुक यूज करनी है। जैसे बोरिक है, बोरिक लिखने वाला कौन है, वो पैथोलॉजिस्ट है, तो वो जब मटीरिया हेरिंग गाइडिंग सिम्टम को उसने पढ़ा, या हैनेमन सर की प्रूविंग को पढ़ा, उसने पैथोलॉजिस्ट की आंख से पढ़ा, इसीलिए आपको बोरिक में पैथोलॉजी दिखती है, राइट, पर वो पैथोलॉजी आपको कैंट में वैसे नहीं दिखेगी। तो अगर आपको पैथोलॉजी देखनी है तो आपको बोरिक में जाना चाहिए, अगर आपको जेनरलिटीज ज्यादा देखनी है पाठक में जाना चाहिए, अगर ओवरऑल टोटेलिटी देखनी है वर्मुलिन में जाना चाहिए, अगर एंड स्टेज डिजीजेस को अंडरस्टैंड करना है तो केंट एंड मार्गरेट टेलर को यूज करना चाहिए, पर फॉर द गुड रेफरेंस आपको हेरिंग गाइडिंग सिम्टम यूज करनी चाहिए। सबसे बेस्ट हेलेंस एंड हेरिंग गाइडेंस। यस सर, एलन एनसाइक्लोपीडिया एंड हेरिंग, हेलेंस एनसाइक्लोपीडिया जी सर, जी सर, द बेस्ट। जी सर, और कैन एनिमल्स का क्रॉनिक डिसीज जी सर, जी सर। स्पेसिफिक की ऐसी कोई बुक नहीं है शिवाजी, शिवाजी आस्किंग स्पेसिफिक की कोई बुक है क्या? नहीं, मुझे मालूम नहीं, करके पूछ लिया सर मैंने। लेकिन ऐसी कोई बुक है नहीं। बुक्स अवेलेबल हैं, पर नहीं है सर, बुक्स बहुत सारे अवेलेबल हैं लोग सर, स्पेसिफिक यूज करते हैं, स्पेसिफिक देते बहुत सारे लोग, नहीं हम लोग कभी यूज जैसे नहीं ना, करते, करके मुझे पूछ लिया। हाँ, नहीं बेटा, थेरेपेटिक बुक्स हैं, जैसे लिलियंथल की बुक है थेरेपेटिक, पर रिलायबल है। वो, हाँ, पर वो ना बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, तो आपका पूरा जो केस को देखने का वो एंगल है वो खत्म हो जाएगा वंस फॉर खत्म हो ऑल। जाएगा। हाँ, वो नहीं यूज करना चाहिए, केस वैसा ही देखना है कि एंड तक जाए, वो बिल्कुल डेप्थ तक एग्जैक्टली, जाए, देन यू डिसाइड करो कि आपको यहाँ करना क्या है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। पहले पूरा जान लो और फिर मेथड इस्तेमाल करो, पहले ही मेथड मत इस्तेमाल। देखो क्या है हाँ ना, मैथमेटिका एंड रेपर्टरी इज अ टूल। टूल का मतलब क्या है? वो होता है ना, स्क्रू ड्राइवर है, पाना है, पकड़ है ना? वो टूल है, टूल बाद में इस्तेमाल होगा ना, पहले तो फॉल्ट निकालो। पहले हम लोग उसको पीडी बोलते हैं, प्रॉब्लम डेफिनेशन। पहले पीडी करो और फिर बाद में टूल इस्तेमाल करो। कि ये नहीं लेकर जाओ कि मेरे पास 14 का पाना है, ये कहाँ लगाओ, डोंट गो विद दैट। पहले प्रॉब्लम डिफाइन करो, फिर रिलेटिवली बहुत अच्छा है। आइंस्टाइन के तो यस, हम लोग माशाल्लाह, वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ आइंस्टाइन, नो डाउट। एग्जैक्टली, वो पहले निकालो रिलेटिवली यहाँ पर क्या कर सकता है, आगे क्या लग सकता है, अब कौन से स्टेट में देना है, आगे क्या दे सकते हैं, प्लान बी प्लान सी भी रेडी है ना? ओके सर मानसी, आज आज पैथोलॉजिकल जो केसेस देखे सर, योगेश सर के उन्होंने जो बताया बहुत अच्छा लगा, कि कभी ऐसा पैथोलॉजिकल व्यू से कभी देखा नहीं। दोबारा फिर अपन बहुत बढ़िया गाइड किया उन्होंने। योगेश सर को दोबारा थैंक्स बुलाएंगे, सर, बिल्कुल डरना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं। योगेश सर ये श्योरली मेरे सर, फैमिली बिल्कुल मेंबर थे शिवाजी, ये लोग, दिस आर माय फैमिली, समझे ना? ये आप बुलाओ, आ जाएंगे, उनकी डेट लेना पड़ती है, दे आर वेरी बिजी मैं का। कुछ बोलूं डॉक्टर सर? तमिला, और उनके क्लासेस भी चल रहे हैं, अगर आपको उनसे सीखना है ना, उनका अभी ऑनलाइन। प्रमीला बता ना बेटा, मम्मी क्या है, जी, क्या 21 क्लासेस? से हमारी 15 डेज की क्लासेस शुरू हो रही हैं पैथोलॉजी बेस्ड, मेरी और डॉक्टर योगेश की, तो आप उसका ज्वाइन हम कर लोग वो सकते अपने यूनाइटेड माइंड पे डाल देंगे, पूरा डिटेल डाल देंगे हैं। आप क्लासेस का। मेरा नंबर भी नोट कर लो, अपने 10 क्लास की ग्रुप डाल चाहे देंगे। मेरे को कांटेक्ट कर लेना पता करने के लिए, चाहे मानसी के पास डिटेल्स हैं। या आप मुझे भी मेरा करो, नंबर कोई भी नहीं, नोट किसी को कर भी लो। करो, अपने पीएचएफ में किसी को भी करो।
PHF में किसी को भी करो। 98149, मेरा नंबर फिर से बोल रही हूँ, 9814966919। आपका नंबर है मैडम, थैंक यू, मेरे पास नंबर है। ओके, ठीक बस है, तो फिर क्या है, आप कांटेक्ट कर लेना, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस करो, लेकिन सच में करो, आपको सबको पता चलेगा लिमिटेशंस क्या है और एप्लीकेशन क्या है। लिमिटेशन का मतलब ये नहीं कि कहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकती है, ये कहाँ एप्लीकेबल है ये आपको पता चलेगा, सबसे मेन चीज। तो आपने पढ़ना चाहिए, पढ़ने की उम्र खत्म नहीं होती है, अपडेट होते रहना चाहिए। एलोपैथी के अंदर CME होती है, हर हफ्ते में जाता हूँ मैं एलोपैथिक पढ़ने के लिए। शनिवार को हम लोग सवेरे 8 से 10 बजे तक एलोपैथिक डॉक्टर्स को सुनता हूँ मैं, अभी भी इस उम्र में, 50 की उम्र में। तो ये आपने देखना चाहिए, यू शुड लर्न। सर जो ये उसके जो पे केसेस डाल दूंगा देखे, सारा डिटेल, मम्मी पूरा डिटेल्स डाल देना अपने बड़े वाले ग्रुप पर। ओके जी, ओके, हेलो ठीक है। हेलो, मैं कुछ बोलना चाहती थी, अगर अलाउ हो तो। कविता वगैरह मत गाओ, खाली काम का हो तो बोलो, हाँ कविता सर, वगैरह मत सुनाओ। पैथोलॉजी की केसेस की जो बात हो रही थी ना, तो उसके अंदर में बोगर बोगर ने एक बहुत अच्छी बात बोगर सिनोप्टिक की में लिखी हुई है कि जैसे मान लीजिए कि पैथोलॉजी का जर्नल हम कब ले सकते हैं, कोई भी जो डिजीज किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को एक ही पर्टिकुलर टाइप के ग्लैंड टिश्यू या स्ट्रक्चर में अगर होता है, जैसे मान लीजिए कि भाई थायराइड इन्वॉल्व हो रहा है, कि टेस्टिस इन्वॉल्व हो रही है, कि लीवर इन्वॉल्व हो रहा है, या पैंक्रियाज इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि ग्लैंड के ऊपर में इसका ओवरऑल अफेक्शन है, तो यहाँ पैथोलॉजी का जनरल हम ग्लैंड को लेंगे। वैसे ही मान लीजिए म्यूकस मेम्ब्रेन या सेरस मेम्ब्रेन है, या फिर कोई फाइब्रस टिश्यू वगैरह है जैसे कार्टिलेज वगैरह, तो उनका जो पैथोलॉजी का जनरल बोलने वाला था, तो उसके हिसाब से उन्होंने ये बात काफी अच्छी तरह से गोबर सिरप्टिक में लिख रखी है। यस उनका ये व्हाट इज ट्रू ऑफ द पार्ट इज ट्रू ऑफ होल, 3 पर्टिकुलर लेके तो एक जनरल बन जाता है, ऐसा है डॉक्टर बोगर ना, बेसिकली। डॉक्टर बोगर का थिंकिंग ये था, व्हाट इज ट्रू ऑफ द पार्ट इज ट्रू ऑफ द होल। एनीवेज, so if you all want to learn from Dr. ब्रांच चल रहा है Yogesh and Dr. Praveena directly, you should join their classes, you know. Okay, Mansi? Yes. So thank you very much, Dr. Yogesh sir, for coming and enriching us with the very informative session. Thank you so much, and we will remember the takeaways from this lecture are a center of gravity. मतलब जहाँ पे पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी लीजिए, जहाँ पे माइंड है, मतलब जो भी है, PQRS जो आपने बताया, तो वो ध्यान में रखना है हर केस में। और फ्लेक्सिबिलिटी जो, यस सर को दोबारा कब बुलाना है वो भी तो आप वो लेक्चर डिक्लेयर हाँ 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 बिल्कुल बुलाना है। और सर फ्लेक्सिबिलिटी का भी जो आपने बताया, दैट विल आल्सो विल कीप इन माइंड। और सर ने भी आज लिखा है इस पे कि यू शुड बी स्टबर्न विथ योर गोल बट बी फ्लेक्सिबल विथ योर मेथड। सो टुडेज highlight is flexibility. So thank you very much on behalf of Ignited Minds by PHF. Thank you Liaquat sir, thank you Pramila ma'am, and thank you everyone for joining, and thank you my PHF team. Thank you.